अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि जनाब आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान उसैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी नाज़रीन, मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और दुआ है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही ज़बरदस्त हो और पूरा जो आगे आने वाला दिन वीकेंड है या दिन है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो। इस हवाले से हम दिन भी और माहम नया इस्लामी साल भी। दुनिया के बेशतर इस्लामी ममालिक में नए हिजरी साल 1448 का आगाज़ हो चुका है और तमाम देखने वालों को नया इस्लामी हिजरी साल और मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। मुहर्रमुल हराम रहमतों, बरकतों और ख़ुद एहतसाबी का वो मुक़द्दस महीना जिसका शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुई। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीम कुर्बानी दी। अल्लाह पाक इस नए साल को पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, सलामती और खुशहाली का साल बनाए और हमारे लिए ढेर सारी रहमतें और बरकतें लेकर। बिल्कुल आमीन। और मेरी तरफ से भी नाज़रीन को नया हिजरी साल बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, ये वो महीना है जिसे हुर्मतों वाला कहा जाता है और इसकी बुनियाद ही अदल, सच्चाई और बातिल के सामने सर ना झुकाने के आज़म पर रखी गई है। और ये महीना हमें मौके फराहम करता है कि हम अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की गलतियों पर गौर करें और इस्लाह नफ्स का अज़्म जो है वो करें और अपनी इस्लाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो महीना है ये हमें सबक देता है। बिल्कुल जी। और हम देखें तो ईरान और अमेरिका की जो डील है वो इसराइल को खटक रही है। पाकिस्तान को आने वाले दिनों में कौन से फ़वाइद मिलने जा रहे हैं, इस पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको पता है कि आमों का सीज़न अरूज पर है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप दिल भरकर आम भी खाएं और आप वेट भी गेन ना करें, शुगर वालों की शुगर भी ना बढ़े। और एक दिन में जो शुगर के मरीज़ हैं, जो डायबिटिक हैं, उन्हें कितनी क्वांटिटी में आम खाना चाहिए, ये फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे। और अगर आप सोने की मार्केट पर नज़र रखते हैं तो क्या ये सोना खरीदने का बिल्कुल सही वक्त है या कीमतें मजीद गिरने का इंतजार करना चाहिए। मेरी फेवरेट खबर है वैसे। मुहर्रमुल हराम में गोल्ड रेट्स का रुझान क्या रहता है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ड्रग डीलर पिंकी के फोन डेटा से सनसनीखेज मालूमात हासिल हुई है। नहीं, ये मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं है, लेकिन जो शिकंजा है उसके गिर्द सख्त होने वाला जानना सभी चाहते हैं। यस, तो उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और बरतानिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की मुकम्मल पाबंदी का जी बड़ा फैसला किया है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में भी बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन पर उम्र की हद मुकर्रर होनी चाहिए। ये बताते हुए भी मुझे हंसी आ रही है कि हमारे तो यहाँ बच्चा बच्चा इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर बना हुआ है, तो यहाँ कैसे चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है और हमारे वालिदैन अपने बच्चों को पर चेक कैसे रख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का सहारा लेकर उन्हें एक डिजिटल लत शिकार जो बना रहे हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी आज हम जानेंगे कि क्या क्या तरीक़ाकार हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन, शो जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने हमारे शो के साथ जुड़े रहना है, रिमोट को साइड पे रख देना है। जब ब्रेक आए तो चाय पानी पी सकते हैं, आप इतनी सी गुंजाइश आपको देते हैं। तो शो को एंजॉय कीजिएगा और गलती से कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया पर जाकर आप दोबारा देख भी सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो प्रोग्राम का नाजरीन बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और मशरिक़ वस्ता की ही बात कर लेते हैं। तारीख़ी अमन मुआहिदे की मुस्बत सिफारती पेशरफ्त के नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। खाम तेल जो है 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है, लेकिन ईरान से जंग ट्रंप और नेतन्याहू की बड़ी सिफारती नाकामी करार दी जा रही है। अब ट्रंप का कहना है कि जी ईरान से मुआहदा दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। अमेरिका ईरान का अफजुदा यूरेनियम हासिल करना चाहता है और अगर ईरान ने कभी भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। जबकि साबिक कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान ने सदर ट्रंप को एक वायलन की तरह बजाया है और ये सिफारती नाकामी आने वाले वक्त में क्या रुख इख्तियार करेगी, ये गुज़ैर बड़ा सवाल बनता जा रहा है। बिल्कुल। वहाँ और अमेरिका की ईरान से डील पर इसराइल की तरफ से भी शदीद मज़ामत का सामना है। नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान चाहे कोई भी मुआहदा हो जाए, इसराइली फ़ौज लबनान और शाम के इलाकों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। तो क्या इसराइल इस डील को कभी भी डिरेल कर सकता है? ट्रंप हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए शाम को उकसा रहे हैं। इन्हीं आम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मुमताज़ माहिर दिफाई उमूर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ईरान से डील को ट्रंप और नेतन्याहू की सिफारती नाकामी से ताबीर किया जा रहा है, जबकि ईरान में भी इस पर पुरजोश रद्दअमल कोई सामने नहीं आया। ट्रंप कहते हैं कि मुआहदा ईरान के खिलाफ मजबूत रुकावट है, जबकि नेतन्याहू इसे मानने से इनकारी हैं।
क्या ये मुआहदा शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा सवालात नहीं उठा रहा, इसकी पायदारी के हवाले से, इसकी अगर हम देखें नाकामी के हवाले से भी और लंबा चलने के हवाले से भी? जी, थैंक यू वेरी मच उज़ैर और माम, गुड मॉर्निंग एज वेल। और देखिए, कोई भी मुआहदा हो जी, ये एक कागज़ का टुकड़ा ही रहता है, एक स्याही, फैली हुई स्याही का एक तस्वीर ही रहती है, जब तक उस पर ट्रू लिटर एंड स्पिरिट में अमल ना किया जाए। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के हाउ सिंसियरली वो इस मुआहदे के साथ खड़े हैं जी। मुआहदे तो JCPOA भी हुआ और फिर एक प्रेसिडेंट आए ट्रम्प, हु वॉकड आउट ऑफ इट। 5+1 ममालिक की गारंटीज थी उसके साथ, क्योंकि आजकल यही बात हो रही है कि गारंटी क्या है, इसमें नीयत क्या है। वी आर लिविंग इन उज़ैर डिसरप्टिव वर्ल्ड जी। इसमें इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, जब जिस चीज़ के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो रहे वो इसको नाकामी कहेगा इसको, और जिनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो रहे हैं वो इसको कामयाबी कहेंगे। बट गुड थिंग इज कि पीस हैज वन एज ऑफ नाउ एटलीस्ट, कि इस वक्त पीस की जीत हुई है। और वो पीपल शुड बी थैंकफुल टू कंट्रीज एंड इंटिकुलेटर्स लाइक पाकिस्तान एंड कतर, और अलॉन्ग विद द फ्रेंड्स ऑफ कोर्स तुर्किया, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया खास तौर पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने बड़ी प्रूडेंस दिखाई बैकग्राउंड में रहते हुए, और उन्होंने रिस्ट्रेंट भी दिखाया, मोस्टली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। बट हैविंग सेड दैट, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये कामयाब हो, क्योंकि एक चीज़ बड़ी कंक्लूड हम कर सकते हैं कि अमेरिका ने इतनी बड़ी ताकत से भी, मिलिट्री का इस्तेमाल करके भी, और ईरान ने भी सिर्फ मिलिट्री से विक्ट्री हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने जो इकोनॉमिक प्रेशर डाला था थ्रू हुर्मस, उससे उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी अचीव किए। तो मिलिट्री इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। डिप्लोमेसी की जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिप्लोमेसी की जीत जो है ना वो सबके लिए ज़रूरी है। ख़ासतौर पर मिडिल पावर्स और जो ग्लोबल साउथ है उसको इन चीज़ों पर और ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए कि डिप्लोमेसी की अपनी एक वैल्यू होती है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ उसकी लीड है। अब देखते हैं क्रिटिकल 60 डेज कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म के साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना ज़रूर चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, ईरान ने धमकी दी है कि लेबनान पर इसराइली हमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा, तो क्या ट्रंप इसराइल को बैरूत पर हमलों से रोक पाएंगे, या वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं? देखिए, बड़ा मैंने जैसे कहा कि डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड है जी जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर अमेरिका ना होता तो इजराइल आज दुनिया के नक्शे पर ना होता, और अमेरिका ने ये जंग लड़ी है, अमेरिका ने ईरान को रिस्ट्रेंट किया है टू गेट न्यूक्लियर, और इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है वो ना होती। और अमेरिका के जो माइक हॉकबी हैं, जो एम्बेसडर हैं इजराइल के अंदर, वो तारीख को ज़रा सीधा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, मैं अमेरिका का एम्बेसडर ज़रूर हूँ, लेकिन अमेरिका को भी पता होना चाहिए कि अगर जूइश स्टेट ना होती तो शायद अमेरिका भी ना होता। तो इस तरह के लोग अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है। ही इज़ द अमेरिकन जो अंडरमाइन कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने उनको वहाँ पे लगाया हुआ है। तो कहने का मकसद है कि इजराइल हैज़ अ डीप इंग्रेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन सिस्टम, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी सेनेट में, उनकी कांग्रेस में उनकी इंग्रेस मौजूद है, जो हर वक्त इस चीज़ के लिए ख़तरा रहेगी कि एक जो टेसिट अप्रूवल्स इजराइल को मिलती रहती है अमेरिका से, वो आगे भी मिलती रहेंगी। तो लेट अस सी हाउ यूएस वॉक दिस टॉक। जो बातचीत हुई है उसको अमल कितना उस पर करता है, और एक अप्रीहेंशंस तो रहेंगी। ये सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट डेफिसिट का हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, अभी 60 डेज आर क्रिटिकल। देखिए, नोबडी कुड थिंक कि ये डिप्लोमेसी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इतने फार अपार्ट है 47 ईयर्स। हु कुड थिंक कि 47 साल के बाद ये 21 घंटे के लिए इस्लामाबाद इनको इकट्ठा बिठा देगा और डिप्लोमेसी कामयाब हो जाएगी। बहुत उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन कामयाबी हुई। तो ये भी उम्मीद रख लेनी चाहिए कि आगे भी चल के एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाएगा। ईरान अगर कह रहा है कि जी वो न्यूक्लियर नहीं हासिल करना चाहता, तो उनको भी उस पर अमल करना चाहिए। दे शुड नॉट गो फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स। और अमेरिका जिस तरीके से जो प्रोमिसेस कर रहे हैं, आई थिंक अब पूरी दुनिया इसको, और ये सिक्योरिटी काउंसिल के भी अभी इसके ऊपर आप देखिएगा विद द कमिंग टाइम इसके ऊपर एक कवर आ जाएगा। तो प्रोबेबली एक पुश टुवर्ड्स दिस पीस चलती रहेगी। बिल्कुल पीस चलती रहेगी। लेकिन जनरल साहब, अगर हम देखें तो $300 अरब की जो बातें हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी हम अमेरिका
जो है वो ईरान को कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर डस्ट भी सरेंडर कर दे और अपने अज़ाइम जो हैं उनको भी छोड़ दे और जो सैंक्शंस हैं वो भी ना हटाई जाएं और उसका जो नुकसान हुआ है उसकी मद में उसे पे भी ना किया जाए? या फिर ये दूसरी सूरत हाल है कि सिर्फ ये दिखावे के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं लेकिन पसे पर्दा मामला तय पा गए हैं कि ईरान को क्या मिले? ये जो आपने दूसरी बात की है ना जी, ये दूसरी बात को पहली बात करके हम मान लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वैसे में पॉलिटिकल जेस्चरिंग में बड़ा फर्क होता है जी। अमेरिका आज तक तालिबान को $40 मिलियन मेरे ख्याल में पर मंथ देते हैं उनको टू कीप देम सस्टेन्ड। देयर आर मेनी वेज एंड मीन्स, कभी खुद दे दिए, कभी इनडायरेक्टली अपने फ्रेंड्स के जरिए दिलवा दिए, दूसरी मद में कर दिए। बट जो भी अमेरिका, देखिए अमेरिका जो है वो उसको नुकसान होगा अगर वो अपने अभी इन अमन की जो चीज़ें हैं इनको आगे लेकर नहीं चलेगा। तो ऑलरेडी दे हैव लॉस काफ़ी प्राइड उनका डैमेज हुआ है। अगर क्रेडिबिलिटी भी डैमेज हो जाती है तो उनकी न सिर्फ ये पॉलिसी अगेंस्ट ईरान बल्कि और भी जो रीजनल पॉलिसीज है ना, अमेरिका की पॉलिसीज कोई एक मुल्क के खिलाफ तो है नहीं, हर रीजन में उनकी पॉलिसीज है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन हो जाएगी। आई थिंक दे विल ट्राई कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, अगेन आई सेड कि अब इनकी नीयत पर है कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं। देखिए ईरानियन कंडीशंस भी जो हैं वो चैलेंजिंग कंडीशंस है। आम ईरानी जो है वो भी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर है, आइसोलेटेड रहे हैं, इतना सा वर्ल्ड गवर्नेंस से बाहर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड रहे, इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ है। अगर ईरान देखें एक नॉर्मल स्टेट के तौर पर अगर आगे बढ़े, आई मीन कि उसका कोई झगड़े ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो दे कैन प्रोड्यूस 1.5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे। तो ये तकरीबन $1 बिलियन का ऑयल जो है हर महीने जो है ये दे कैन सेल। तो आप अंदाजा लगा लें कि ईरान कैन बी अ रिच एंड प्रोग्रेसिव स्टेट। तो वो भी चाहेंगे, नई यूथ भी सड़कों पर थी, वो भी चाहेंगे कि अभी हम प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े। तो दैट्स व्हाई होपफुली दे विल स्टिक टू व्हाटएवर दे आर सेइंग। बट अगेन जो मिसट्रस्ट है या जो एप्रीहेंशंस है, दोज विल रिमेन, क्योंकि स्पॉयलर्स भी बहुत है, दोनों तरफ बहुत स्पॉयलर्स है। जो जूइश ज़ायनिज्म है उसकी एडवांसमेंट ही फ्रिक्शन में है, पीस उनका दुश्मन है। वो एडवांस ही तभी करेंगे जब फ्रिक्शन मौजूद होगी और अपने अज़ाइम पूरे करेंगे। जैसे हम हिंदू ज़ायनिज्म कह लें या जो हिंदुत्व के शिकार है, अगर इंडिया के खिलाफ जब ये जंगी माहौल ना हो, वो अपने लोगों को जंगी माहौल में न रखे, तो अखंड भारत नहीं मुकम्मल हो सकता। इसी तरह ग्रेटर इजराइल नहीं मुकम्मल हो सकता विदाउट फ्रिक्शन। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको परेशान रखती हैं जी। बिल्कुल परेशान रखती हैं, और ये चीज़ें भी हैं, और यही एजेंडा लेकर इसराइल तो चल रहा है। और जिस तरह से आप स्पॉइलर की बात भी कर रहे हैं, अगर अमन की बात हो रही है, फाइनली डोनाल्ड ट्रंप कर भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो चुके हैं अमेरिका के भी और इसराइल के भी? क्योंकि कहा तो यही जाता था कि ये दोनों एक ही समत में चल रहे हैं, वही जिस तरह से हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ये दोनों सेपरेट हो पाएंगे, सेपरेटली सोच पाएंगे और इनके ऑब्जेक्टिव्स अब चेंज हो जाएंगे? एज ऑफ नाउ तो महम ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए हैं जी, दे हैव बीन रेजिस्टेड। आज इजराइल जो ब्रूज्ड और इतना चीखें मार रहा है, वो जो आसमानों तक उनकी चीखें जा रही हैं और दे आर नॉट हैप्पी। जो वहाँ से इतलात भी आ रही हैं, फॉर राइट और एंटी एक अमेरिकन सेंटीमेंट मौजूद है, एंटी ट्रम्प सेंटीमेंट मौजूद है। और हमने पहली दफ़ा हिस्ट्री में देखा है, अपनी जिंदा लाइफ में तो पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अमेरिकन और इजराइल की डाइवर्जेंस हुई है। देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उनको हमने ये कहते हुए भी सुन लिया है कि जी मैंने तो इजराइल को कहा कि जो सीरिया है, शाम जो है, वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है हिजबुल्लाह को, तो आप जरा उनको हैंडल करने दें। वी नेवर हर्ड दीज थिंग्स। नेतन्याहू को जो 2-3 ऐसी कन्वर्सेशंस हुई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, आई मीन कोई भी गैरतमंद शख्स होता तो वो उसको इस तरह ना लेता, लेकिन बड़ी बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज यूज किए गए नेतन्याहू के खिलाफ। आई मीन वो वर्ड्स आप यूज भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक डाइवर्जेंस हुई, और फर्स्ट टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत से स्ट्रेटेजिक माइंड अब ऐसे हैं जो इजराइल को एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी के तौर पर लेना शुरू हो गया। देखिए अंडरमाइन हुई है यूनाइटेड स्टेट्स एज अ यूनिलैटरल पावर, और हमने अब वर्ल्ड हैज मूव्ड इनटू द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ मल्टीपोलैरिटी। ये ट्रांजिशनल पीरियड इसको मैं कहता हूँ। 8-10 साल के बाद अगर यही इनकी पॉलिसीज जारी रहे
इंक्लूसिविटी से आप ताकत बनते हैं। देखिए अभी एक चाइना जो है वो इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक मॉरल पावर भी बनना चाहता है कि जी लोग मेरी मॉरल पावर को देखें और कहे कि जी जी जो बिग पावर है। तो बिग पावर जो है वो सिर्फ आप इंटिमिडेशन, कोरियन या स्ट्रॉन्ग मिलिट्री से नहीं आती। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन ऑल डोमेन्स एंड कंट्रीब्यूटिंग। बिल्कुल सही। जाहिद साहब, अगर इस मुआहदे को देखें, जिस तरह से आपने कहा कि जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सुनाई, अगर कोई गैरतमंद होता तो कुछ सोचता, लेकिन वो लगता है कि ज़रूरतमंद है, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो नेतन्याहू को भी फिक्र है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी फिक्र है मिड टर्म की। तो जो अगली इंतखाबी मुहिम, आप समझते नहीं कि ये मुआहदा उसका एक सियासी स्टंट है, या वाकई अमेरिका जो है वो मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल तौर पर अब अमन चाहता है और चाहता है कि वो जो खुली छूट दी हुई थी इसराइल को, उसके आगे अब कोई नाकाबंदी जो है वो की जाए, जिस तरह आपने हुर्मस में की थी? उज़ैर जी, जो मैं पहले बात की कि वी आर लिविंग इन अ डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड, ये जो डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड होता है इस पे अमन, ख्वाहिशें, ये कोई नहीं होती है। हर कोई अपना इंटरेस्ट गार्ड करता है। जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट्स हों, जहाँ पे बैठे होते हैं, वो पहले अपना इंटरेस्ट गार्ड करते हैं जी। यस, देयर इज अ पॉलिटिकल प्रेशर इनसाइड अमेरिका, और बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर भी बहुत बड़ा। रेटिंग देखें, लोएस्ट रेटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की इस पीरियड के अंदर। मेगा जो सपोर्टर्स हैं वो बड़े डिस्टर्ब हुए, वो उनसे दूर हो रहे थे। 4 कांग्रेसमैन ने, 2 सिंबॉलिक, बट दे वोटेड अगेंस्ट, रिपब्लिकन्स ने अगेंस्ट वोट किया अपने प्रेसिडेंट के। तो ये वो चीज़ें जो आपको प्रेशर बिल्ड करती हैं, और आपकी स्ट्रेटजी फेल हुई है, आपकी असेसमेंट फेल हुई है। एम्बेरसमेंट बहुत बड़ी है कि अमेरिका जैसा मुल्क इजराइल के बहकावे में आके रॉन्ग असेसमेंट कर गया और दे वेंट इनटू अ रॉन्ग वॉर। तो इस वजह से वो उसको कोर्स करेक्शन करना चाह रहे हैं। जहाँ तक वो है कि वो वाकई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो तो मैंने जैसे बताया कि अब ऐसी दुनिया हो गई है कि प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। अब देखिए ना, लोग बड़ा कंडेम का, मैं ब्रिटिश की आपको एक छोटी सी यूके की एग्जांपल देता हूँ। एक साइड पे तो वो कहते हैं जी फलस्तीनी स्टेट होनी चाहिए, बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन उस जेनोसाइड को रुकवाते नहीं। और लंदन के अंदर, अमेरिका, यूके के अंदर जो 80-80 साल के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं फलस्तीन के हक में, उनको एक टेररिज्म एक्ट के तहत उनको ट्रायल करने के उस मोड में चले गए। तो ये पॉलिटिक्स इज वेरी क्रूअल जी। ये लोग अपने इंटरेस्ट गार्ड करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। और डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो एक तरफ से फिर इब्राहिम अकॉर्ड की भी बात कर देते हैं। अगर जंगबंदी की बातें हो रही हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिर गोल जाकर वही नजर आ रहे होते हैं कि ग्रेटर इसराइली कहीं बनाने की इनकी ख्वाहिश है। इस सारे मामले में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मईशतों के आगे, इकोनॉमी के आगे तरक्की याफ्ता ममालिक ने अब सर झुका दिया है, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इमेज भी इनका ख़राब हो रहा था, इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, तो अब आपको लगता है इस मुआहदे के बाद बाकी जितने ममालिक हैं वो आवाम का सोच रहे हैं, कुछ रिलीफ शायद मिलेगा, मईशत को संभाला मिलेगा? पाकिस्तान में आप क्या सोच रहे हैं? सिफारती कामयाबियाँ तो मिल गई, अब मईशत के हवाले से कोई कामयाबी मिलती नज़र आ रही है? आई थिंक माहम, ये हमारी बड़ी बदनसीबी होगी कि हम इस पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ज़ेंथ पे पहुंच के, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच के, इतना कुछ अचीव करने के बाद अगर हमने इसका इकोनॉमिक डोमेन्स में या इकोनॉमी में फ़ायदा ना उठाया, तो आई थिंक अभी ये चाहिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो एक पूरे रोड मैप के साथ आगे बढ़ें, एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ें। जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे और इस डिप्लोमेसी के, इस विक्ट्री के, जो पाकिस्तान की मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ द मिलिट्री डिप्लोमेसी विच हैज़ ब्रॉट दिस, और मार्का हक के बाद ये चीज़ें आई हैं। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। एक आम पाकिस्तानी जो सड़क पर जिसने रेडी लगाई है उस तक इसके फ्रूट्स जाने चाहिए, और वो तब भी जा सकते हैं कि हम इकोनॉमिकली थोड़े से अपने आप को ठीक करें, चीज़ों को ठीक करें, अपनी गवर्नेंस को ठीक करें और कनेक्ट हों। इस वक्त आप यू आर दी डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड, डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड को आप चाहिए कि अपनी चीज़ों को आगे लेकर बढ़े। यस, बढ़ेंगे अगर ये सैंक्शंस ईरान के ऊपर से हटती हैं, तो ये जो पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो एनर्जी की हमारी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ सकती है, उसको बढ़ाना भी चाहिए। अमेरिका के साथ आपके ट्रेड को बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने अमेरिका के एग्जिट कार्ड थे, स्पेस इतनी बड़ी आपने उसको ऑफ रैम्प दी है। और ऑफ कोर्स चाइना इज वेरी प्राउडली लुकिंग एट यू, बिकॉज आप चाइना के साथ यूनिसा चल रहे थे, आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सऊदी अरेबिया की जो प्रूडेंस है वो आपकी वजह से आपने गल्फ पूरे को भी इस वॉर की आग से बचाया है। इट्स अ ह्यूज एफर्ट। वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू दिस अपॉर्चुनिटी को हम अपने लिए भरपूर फायदा उठाएं। बिल्कुल, ये सिफारती जो कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है, जाहिद साहब, हमें इसको मुआशी फ़ायदे में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
और यकीनन जो मुल्क मौशी तौर पर मजबूत होता है वो फिर दिफाई तौर पर भी उसका जो दिफा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और फिर पूरी दुनिया जनाब उसकी बात सुनती भी है और उसकी बात की वर्त होती भी है। तो यकीनन अब ये हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी रवाना हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए जिनेवा में, जब मुआहदे पर दस्तखत होंगे, बड़ी तारीखी लम्हात होंगे जुमे के रोज़, लेकिन पाकिस्तान को जनाब अपना जो मौशी फायदा उस पर फोकस करने की जरूरत है ताकि आम आवाम तक भी जनाब उसके समरात पहुंचे। और सिफारती जितनी कामयाबियां हमें मिल गई हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, जगह जगह तारीफें भी हो रही हैं। अब ये तारीफें समेटना जरूरी है कि अपने घर में भी देखें, पाकिस्तान में भी देखें, आवाम से भी तारीफें बटोरने की इनको अब कोशिश करनी चाहिए। नजरें कन्वर्जन पे हैं कि किस तरह से अब यहाँ एफर्ट शुरू कर दें। हमने सिफारती कामयाबियां ले ली, अब मईशत के हवाले से भी हम गुण गाएं। ये तो एक बहुत बड़ी बात है, एक छोटी सी खुशखबरी जो है वो हम अपने नाज़रीन को दे देते हैं कि जनाब खुशखबरी इस तरह की है कि हम सबकी ज़िंदगी में बहुत आसानी हुई है। वो ये कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, उसकी तजदीद करवाना या फिर लाइनों में लगना बहुत बड़ा सरदर्द हुआ करता था, तपती धूप में दफातर के चक्कर लगाना। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने एक शानदार काम किया है, दस्तक ऐप को बाकायदा तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ दिया गया है। यानी अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि अगर आपका लाइसेंस गुम हो गया है या ख़राब हो गया है या फिर एक्सपायर हो चुका है तो जनाब बस चंद क्लिक्स और आपका काम घर बैठे हो जाए। वाह ज़ैर, ये वाकई पंजाब के शहरियों के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है। अगर हम फ़ीसों की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस पंजाब के मुताबिक लर्नर जो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस है वो सिर्फ 500 रुपये फ़ी कैटेगरी रखी गई है, जबकि तजदीद या डुप्लीकेट लाइसेंस की फ़ीस आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल की कैटेगरी के मुताबिक होगी, तो कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। तरीका बहुत ही सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाना है, आपने दस्तक ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है और जो भी लाइसेंस आपको चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करें और बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपना लाइसेंस अप्लाई करें। और अगर कोई कंफ्यूजन हो इसके बावजूद भी तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो पंजाब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विजिट कर लें और आप डिटेल्स भी ले सकते हैं। वहाँ उनकी कस्टमर सर्विस भी होगी, वहाँ से आप सारा कुछ जो है वो मालूमात जो है बिल्कुल आपको सारी मालूमात जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ पर दस्तयाब होंगी। और जनाब अभी ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपको बताते जाएं कि जनाब ब्रेक के बाद सुपर फूड स्पेशलिस्ट जनाब शहजाद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और जनाब फलों के बादशाह आम के हवाले से बात करेंगे और आपको ये बताएंगे, सिखाएंगे और आपको ये सिखाएंगे कि जनाब आप किस तरह से आम जो है वो खुल के खा सकते हैं। तो ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब गर्मियों का मौसम जहाँ अपने साथ शदीद तपिश लाता है, वहाँ पर आप समझें कि फलों का जो बादशाह है आम, उसकी मिठास का तोहफा भी होता है और ये खुशखबरी भी होती है कि जनाब अब आम का सीज़न आ गया है और फिर बूढ़े जवान और बच्चे सभी जनाब इसको बड़े ज़ौक़ और शौक़ से खाते हैं। लेकिन जैसे ही आम का सीज़न अरूज पर पहुँचता है, हमारे घरों में मौजूद शुगर के मरीज इंतहाई हसरत और मजबूरी की निगाहों से नामों को देखते हैं, क्योंकि रिवायती तौर पर डॉक्टर्स उन्हें आम से दूर रहने की सख्त ताकीद करते हैं। और आम तासर भी यही पाया जाता है कि आम में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और कुदरती मिठास इतनी ज़्यादा है कि ये शुगर के मरीज़ के जिस्म में जाते ही ब्लड शुगर लेवल को एकदम ख़तरनाक हद तक बढ़ा देती है। बिल्कुल उज़ैर, और हमारे बुजुर्गों के लिए ये जो मौजू है ना बहुत ही खास होने वाला है। आप कह रहे हैं हसरत की निगाहों से देखते हैं, कुछ तो कंट्रोल ही नहीं कर पाते और कुछ बस खा लेते हैं, देखी जाए कुछ वाकई कसरत की निगाहों से देखते हैं और कुछ कहते हैं बस खा लें, देखी जाएगी जो भी होगा। तो अगर हम रिपोर्ट्स का जायजा लें तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन बड़े ममालिक में शामिल है जहाँ शुगर का मरज़ तेज़ी से फैल रहा है और तकरीबन 26% से ज़ायद बालिग आबादी इस मरज़ का शिकार है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के करोड़ों लोग आम की इस कुदरती लज़्ज़त से हमेशा महरूम रहेंगे, या फिर जदीद साइंस और ग़िज़ाई तहकीक में कोई ऐसा तरीका मौजूद है जिस पर अमल करके शुगर के मरीज़ अपना शुगर लेवल बढ़ाए बगैर आम का लुत्फ़ उठा सकते हैं? तो हमारे साथ मौजूद है नामवर सुपर फूड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। उनसे ही जान लेते हैं कि शुगर के पेशेंट जी आम कितना खा सकते हैं, क्योंकि वाकई दिल ललचा रहा होता है जब आम की बात होती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा, आमतौर पर शुगर के मरीजों को आम खाने से बिल्कुल मना किया जाता है, क्या ये मुमकिन है कि वो आम भी खाएं और उनकी शुगर भी कंट्रोल रहे? जी बिल्कुल, जहां तक बात है ना कि शुगर का मरीज आम खा सकता है कि ये नहीं खा सकता जी, ये 2-3 किस्म के शुगर के मरीज हैं। अच्छा। एक मरीज बिल्कुल आम खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं तरस सकते, और दूसरे जो है ना उन्हें बड़ी एहतियात करने की जरूरत है। वो खा कौन सकते हैं?
वो वाले शुगर के मरीज खा सकते हैं कि जिन्हें अपने खाने की प्लेट, जिन्हें मील प्लेट हमें कहा जाता है, पोर्शन कंट्रोल, और उन्हें पता होता है कि उनका शुगर लेवल किस चीज से कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता, वो हर एक चीज का हिसाब रखते हैं, और वो बगैर दवाइयों के या कम दवाइयों के इंसुलिन रेजिस्टेंस उन्होंने रिवर्स कर ली है और बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। वो आम क्या, कोई फ्रूट की वो मिठाई, जलेबियां और बर्फी भी खा सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब रख के, वो हिसाब रखेंगे तो हर चीज खा सकते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे लोग जो हिसाब नहीं रखते, जो कहते हैं कि जो होगी देखा जाएगा, और जब भी उनकी शुगर 200, 300, 400 होती है, उनके लिए ये और लीथल है। वो कैसे लीथल है कि एक आम जो है ना, ये मशहूर किसके लिए, मिठास के लिए, और आम मिठास नहीं है। इसके अंदर एक जो प्याली है 100 ग्राम की, उसके अंदर तकरीबन 25 ग्राम यानी कि 5 बड़े चम्मच या 10 छोटे चम्मच के बराबर चीनी मौजूद है। और वो कोई आम उसमें शुगर नहीं है। यही हमारी जो सफेद चीनी जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, वो 70% उसके अंदर है। तो इसका मतलब है अगर एक प्याली आप आम खा रहे हो, एक मीडियम साइज का भी आम खा रहे हो, उसके अंदर कम से कम आपको 5-6 चम्मच चीनी जो है ना वो आप खा रहे हो। अब एक शुगर का मरीज है, वो पूरे दिन में कहता है कि मैंने 100 ग्राम से ज्यादा या 150 ग्राम से ज्यादा या 200 ग्राम से ज्यादा मैंने कार्ब नहीं लेने, उसे हिसाब रखा हुआ है। तो उसमें अगर 20-25 ग्राम वो आम से ले लेता है और बाकी हिसाब रखता है तो कोई मसला नहीं। उसे पूरी रोटी खानी थी, रोटी उसने आधी कर दी और एक उसने मीडियम साइज का आम खा लिया, कोई मसला नहीं। शुगर का मरीज करे क्या, 2 काम करे तो वो आम खा सकता है। पहला काम ये करे कि जब भी आम खाए उसके बाद अपना शुगर जरूर चेक करे लेवल कि वो बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो कितनी देर में वापस आ गया। अगर वो ये नहीं करता, ख्वाबों की दुनिया में रहता है, तो उसको बहुत डेंजरस किस्म के नतीजे बन सकते हैं। अब क्या करे, देखें ये नेचुरल शुगर है और आम सिंथेटिक शुगर के साथ इसका मुकाबला नहीं है। ये कुदरती मिठास है और अल्लाह ने जब भी कुदरती मिठास दी है वो इनाम के तौर पे बंदे को दी है, उसके साथ खास प्रोटोकॉल, खास चीजें दी है। ठीक है, ढेर सारा पानी है इसके साथ, मिनरल्स है, विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फिर जाके और फाइबर काफी सारा फिर जाके आम दी है। तो वही अगर उसी चीज का इजाफा कर ले, मसलन पहले वो खाना खा रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने दही का इस्तेमाल किया है, उसमें सलाद का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद थोड़ी सी उसने रोटी खाई है, बाकी गोश्त दालें खाई हैं, उसके बाद छोटा सा एक मीडियम साइज का आम खा ले, एक प्याली खा ले, तो शुगर के मरीज की शुगर स्पाइक नहीं करेगी। लेकिन अगर वो खाली पेट खाएंगे, 2 आम खाएंगे, बसरा साहब, ये खाली पेट से याद आया, कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो सर्कुलेट करी हैं जिसकी वजह से मेरे घर में भी इसके बहुत ज्यादा असर आते हैं कि आम खाने को जस्टिफाई किया जाता है दिन रात सुबह शाम। ये मेरे घर वाले भी सुन लें, उनके लिए भी ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। खाली पेट अगर आम खा लेते हैं तो चाहे जितने मर्जी खा लें, वो उन्होंने वीडियो देख ली है, 10 आम खा लें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि खाली पेट आप खा रहे हैं आम, तो जस्टिफाई है। देखिए जी, वो एक बहुत सारे जो ना वो शुगर के मरीज और आम लोग इस इंतजार में बैठे होते हैं कि कोई इस तरह का जो शख्स है, मैं उसके बदले कोई बात नहीं करूंगा, वो जो ये कह देता है कि आंखें बंद करके फ्रूट खाएं, सुबह खाएं, पेट भर के आम खाएं, आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, तो मरना तो मरीज ने है। तो वो उसको इजाजत समझ के धड़ाधड़ जी मोहम्मद ने कह दिया, भाई आप खा के आपने 2 घंटे तक अपनी शुगर टेस्ट की है। हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। अगर तो वाकई आप खाएं पेट भर के, उसके बाद शुगर अपनी चेक करें, अगर शुगर नहीं बढ़ी बिस्मिल्लाह खाएं भाई फिर। लेकिन 90% जिनको नहीं भी शुगर, उनकी भी एक दफा शुगर बढ़ेगी। और शुगर के मरीजों की सबकी बढ़ेगी, लेकिन आपने उसको कंट्रोल करके खाना है। तो ऐसे अहमकों की जन्नत में नहीं रहना चाहिए कि फलाने ने कह दिया तो खा ले। ये बाकायदा शुगर है, ये है ही मिठास के लिए मशहूर है। लेकिन आम हम छोड़ नहीं सकते, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, गैलिक एसिड है, कैटिकन है, इसके अंदर क्यूरेसिटन है, और मैंगीफेरन एक ऐसा है जो आम के अलावा किसी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलता। आपके जिस्म को एनर्जी देता है, तोड़ फोड़ खत्म करता है, कैंसर से बचाता है, फ्रेश रखता है। ये हमने खाने ही खाने हैं। मैग्नीशियम इसके अंदर है, पोटाशियम इसके अंदर है, तो वो चीजें हमें चाहिए। विटामिन सी बहुत ज्यादा है, विटामिन ए बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन तरीके से खाएं। बिल्कुल बसरा साहब, इसे तरीके से खाना चाहिए। और साथ ही अगर हम देखें तो जो शुगर के अलावा सेहतमंद लोग भी हैं,
उन्हें इसकी कितनी मिकदार खानी चाहिए? क्योंकि हमने तो सुना बचपन से ये डराया जाता है कि ये इसकी तासीर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसके साथ जनाब को कच्ची लस्सी का एहतमाम किया जाता था, बाल्टी में से भिगो के रखा जाता था कि शायद इसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाए। तो इन बातों का कितना लिंक है? देखिए, अगर तो आप मजदूरी करते हो जी, या आप एथलीट हो, बहुत सख्त मशक्कत करते हो जिस्मानी तौर पे, तो आप बाल्टी भर के आम खा लें, ऊपर से पूरा 2 गिलास दूध पी लें, 4 गिलास लस्सी पी लें, आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक्टिव हो। लेकिन अगर आप सारा दिन ऑफिस में बैठते हो, इंडोर हो, कहीं मूव नहीं करते, हल्की सी एहसान चढ़ाने के लिए 10-15 मिनट आधा घंटा वॉक कर लेते हो, उसके बाद कहते हो जी कि मैंने आम खाने हैं, तो वो फिर अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है। फिर एक टाइम पे एक से ज्यादा आम हरगिज ना खाएं। एक आम खाने से किसी को गर्मी नहीं होती, वो गर्मी तब होती थी जब आप इतने आम खाते थे, फिर आपको लस्सी पीना पड़ती थी। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा 1 गिलास लस्सी या 2-3 घूंट दूध पीने से उसको वो बैलेंस हो जाता है, तो कोई अर्ज नहीं, वो पी ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मसला ये कि आजकल जितने नौजवान हैं, अब मैं तो जिसको भी मिलता हूँ, जिस लड़की को भी किसी इंस्टीट्यूशन में कॉलेज जाता हूँ, सब पीसीओएस का शिकार है। पीसीओएस का शिकार है मतलब वो सब इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हर तीसरे बंदे का फैटी लिवर है, इसका मतलब वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है। जवानी में भी लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है। तो जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है, पूरी कौम, वो अब वैसे आम, वैसे मीठा नहीं खा सकते। अगर आप एक्टिव हो, एथलीट हो, फिर खाएं आप। बिल्कुल, एक्टिव हो और एथलीट हो फिर खा सकते हैं। और मोटापे का बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है हर कोई। अच्छा, बच्चों के हवाले से बताइएगा। माएँ समझती हैं कि चलें कोई बात नहीं, हेल्दी चीज ही खा रहे हैं, चाहे मेरा बच्चा कुछ तो खा रहा है ना, आम शौक से खा रहा है तो 4-4 आम भी खिला दिए, रात में भी उठ के अगर कह रहा है तो भी आम खिला दिए। तो ये कितना अनहेल्दी है और बच्चे कितनी मिकदार में आम खा सकते हैं? देखिए जी, बच्चों के लिए फ्रूट, मिल्क शेक, बेशमूल आम नेमत है, वो उन्हें खिलाएं जितने खाते हैं। आप कम खाएं, बच्चों को ज्यादा खिलाएं। बच्चों को कुछ नहीं होता, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक है। लेकिन अगर आम खाने के बाद उन्होंने चॉकलेट भी खानी है, आम खाने के बाद उन्होंने इतनी ज्यादा फ्राइज भी खानी है, आम खाने के बाद उन्होंने पिज्जा बर्गर भी इतना ज्यादा खाना है, साथ जंक फूड इतनी खानी है, तो फिर वो सारा कुछ जो ना गड़बड़ हो जानी है। अगर नॉर्मल घर का खाना बच्चे खा रहे हैं, उसके साथ वो आम खाते हैं या मिल्क शेक खाते हैं, उनके लिए बेहतरीन है, जरूरत है उन्हें। सही, बिल्कुल। अच्छा शहजाद साहब, उसके अलावा हम देखते हैं कि बाजार में जो मिल्क शेक मिल रहे होते हैं वो भी लोग बड़े शौक से पीते हैं। स्पेशल स्टॉल सजते हैं जब भी आम की आमद होती है, लेकिन उसमें हमने देखते हैं कि बनाने का तरीका बड़ा अनहेल्दी है। उसमें भर भर के जनाब वो चीनी जो है वो ऐड की जा रही होती है। पहले आप बता रहे हैं कि आपने तो आंखें खोल दी कि उसमें 5-10 चम्मच जो है वो चीनी हो सकती है, और फिर वो जनाब भर भर के चम्मच चीनी के डाल रहे होते हैं। तो लोग पी के ये समझ रहे होते हैं कि शायद गर्मी भी दूर हो गई है और अब जनाब हम बड़ा हेल्दी फील करेंगे क्योंकि हमने जनाब एक फ्रूट का जो शेक है वो हमने इनटेक किया है। तो ये सारी चीजें जो इस तरह की ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, ये कितनी अनहेल्दी होती हैं हमारे अपने बनाने से? देखिए, पहली बात तो मिल्क शेक इतनी बुरी चीज भी नहीं है। उसमें बिल्कुल भी कोई खट्टी, बहुत खट्टी चीज ना डाल दें। जैसे उसमें आप लीमू ही ना डाल दें, उसमें माल्टा ही ना डाल दें। आम भी डालेंगे ना, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पेट के अंदर जाकर तो उसने फटना ही है। ये सिर्फ टेस्ट के लिए आपको होता है कि आपको दूध बाद में पीना है या साथ मिक्स करना है, और उसमें कोई इतना, आम के लिए खास तौर पे कोई इतना हर्ज नहीं। केले का, सेब का आप मिल्क शेक पी सकते हैं, बच्चों के लिए। बड़ों के लिए तो जरूरत ही कोई नहीं है। अब ये कि जो बाजार में मिल रहा है उसमें क्या है, एडिशनल चीनी डाल रहे हैं, दूध कौन सा डाल रहे हैं, उनके बर्तन कैसे हैं, वहां जो आपको फौरी तौर पे जो एनर्जी मिलती है वो फौरी जो शुगर की मिलती है, और वो बहुत ठंडा होता है। तो गर्मी में वो ठंडा का एहसास आपको होता है, फौरी तौर पे एनर्जी मिलती है, आप समझते मैं बड़ा फ्रेश हूँ। लेकिन उसके साथ जिस कदर आप चीनी ले रहे हो डबल ट्रिपल करके, वो अपने आप को बीमार करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। बाजार वाले जो मिल्क शेक है कतन हेल्दी नहीं। अगर आपका दिल करता है घर में बगैर चीनी के मिल्क शेक की तो बात होगी। बस साहब एक और हम देखते हैं आमों के सीजन के अलावा भी, और आम के सीजन में भी ये जो डब्बे के जो जूसेस हैं और बहुत प्यारे प्यारे स्लाइस बनाए होते हैं और शो ये करते हैं जी बड़े नेचुरल हैं और वाकई आम से बने हुए हैं, लेकिन वो होते तो मतलब डब्बे का ही जूस है, वो कितना अनहेल्दी होता है? देखिए, जो डब्बे वाले या पैकेट वाले जूसेस हैं उनके अंदर क्या चीज होती है? नंबर 1, यूजुअली उनके अंदर फ्रूट होता ही नहीं, होता भी है तो बहुत कम होता है। दूसरे नंबर के ऊपर उसमें एडिशनल चीनी डाली होती है। तीसरे नंबर के ऊपर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ढेर सारे केमिकल डाले होते हैं। चौथा, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको हाई टेम्परेचर ट्रीट करते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो।
वो हाई टेम्परेचर जब ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो वो एक चीनी ही रह जाती है, वो एक मीठा ही रह जाता है, उसके अंदर कोई ग़िज़ाइयत नामी चीज जो है ना वो ना होने के बराबर रह जाती है। तो प्रिजर्व्ड जूस, डब्बे वाला जूस, शीशे गिलास में जूस, वो एक जैसे ही हैं सारे। अगर आपको जूस पीने का शौक है, अब तो जूस जो है ना वो है नहीं, अल्लाह ताला ने फ्रूट बनाया, फ्रूट को ऐसा सच खाएं, अल्लाह ताला ने बनाया इस तरह, और थोड़ा 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 करके खाएं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म का हिस्सा हो। उसी का जूस बना के आप फौरन पी लेते हैं तो मैदे के ऊपर वो एक प्रेशर पड़ता है, फौरी तौर पे ब्लड शुगर राइज करती है। लेकिन अगर स्लाइस करके खाते हैं कोई भी फ्रूट तो वो जिस्म उसको साथ साथ एब्जॉर्ब करता रहता है और इतना बड़ा वो स्पाइक नहीं करता। अच्छा बसर साहब, हमें लास्टली ये भी बता दें कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल भी उभर रहा होगा कि जनाब आम की तो बहुत सारी इकसाम है और बहुत सारे उनके नाम भी हैं, तो क्या ये सबकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सबकी ग़िज़ाइयत सेम है, या कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें कुछ शुगर की मिकदार थोड़ी कम भी होती? देखिए, जो हमारे आम है ना, सिंदड़ी, चौसा, अनबरटोर, दुसहरी, ये 4 मेन आम हैं। इन चारों के अंदर जो मिनरल्स और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो 19-20 का फर्क है, तकरीबन एक जैसी है उनकी ग़िज़ाइयत। फर्क उनका मिठास का है, जितना ज्यादा मीठा उतनी ज्यादा शुगर। तो उसमें जो चौसा आम है वो सबसे ज्यादा मीठा है, तो उसमें सबसे ज्यादा शुगर है। और इन सब में सिंदड़ी में आमतौर पे मिठास कम है तो उसके अंदर शुगर भी कम है, तो इनका फर्क सिर्फ मिठास का है। सही, मिठास का फ़र्क है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वाकई जी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था और बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी था। जितने आपकी गलत फहमी है आम खाने के हवाले से, और शुगर पेशेंट को ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं खुद का दिल जो है मुतमईन कर रहे होते हैं कोई ना कोई बात पकड़कर, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। और उज़ैर, आमों की नस्लों की बात हो रही है, तो आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा सिंदड़ी। मेरा अनबरटोर। आपका कौन सा फेवरेट है? आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना है, और हाथ जरा आमों पर हल्का रखना है, बहुत मीठा होता है, एतदाल से खाएं ताकि ये जो हेल्दी चीज है उसको हेल्दी ही रहने दें, अनहेल्दी बनाकर मत चले। डायबिटिक जो है उनके लिए तो बता दिए, जो हेल्दी भी है वो ये ना सोचे कि जनाब एक फुर्सत में आप आलती पालती मार के बैठ गए हैं और बाल्टी में आम आपने भिगो ली है जनाब, और लस्सी भी तैयार है कि जनाब ये आम खत्म करने हैं, पेटी पूरी खत्म करनी है तो फिर हमने लस्सी पीनी है। ऐसा हरगिज़ ना करें। आपने अगर लेना तो एक वक्त में आप एक मीडियम साइज का आम खा सकते हैं, और फिर दिल करे तो जनाब दिन में एक बार और भी खा लें आप। लेकिन एक ही बार खाना वो नुकसानदेह आपके लिए हो सकता है। आम हो, अब इतने भी आम ना हो, इसको हम थोड़ा चेंज कर थोड़ा खास ही रखें आप। हाँ, खास ही रखें। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे पिंकी के हवाले से कि उसने कितनों को आम खिलाए हैं। पिलाहट से सीधा पिंकी पे जा रही हैं। कौन कौन से आम खिलाए? मैंने कहा पिलाहट से पिंकी पर चले जाएं, तो ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब अब प्रोग्राम में बात हो जाए उस सनसनीखेज इन्वेस्टिगेशन की जिसने कराची से लेकर लाहौर तक पूरे सिक्योरिटी और तफ्तीशी निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ तफ्तीश में गैर मामूली और वसी डिजिटल डेटा रिकॉर्ड तफ्तीशी टीम के हाथ लग गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक उसके फ़ोन से 100 GB से जायद का डेटा और 75,000 से जायद पैगामात बरामद हुए। और तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जी पिंकी के मोबाइल से 13,000 से जायद हाई प्रोफाइल और आम अफराद के साथ राब्तों का रिकॉर्ड भी मिला है, और वो एक ही फ़ोन में आम व्हाट्सएप भी और बिजनेस व्हाट्सएप के ज़रिए ये धंधा चला रही थी। और अदालत में जमा कराए गए चालान के मुताबिक मुलजिमा पिछले 16 साल से कोकेन की तैयारी और स्मगल में मुलव्वस हैं, और पुश्त पनाही किसकी थी, नेटवर्क से जुड़ी अहम अंदरूनी जो मालूमात है वो बताने के लिए हमारे नुमाइंदे कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ अली सैयद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा आसिफ, इस केस से सनसनीखेज पहलू ये है कि मशहूर शख्सियात इनकी गाहक थी, तो वो कौन कौन सी थी, कुछ नाम सामने आए हैं, और ये जो 100 GB डेटा है रिकवर होने की इतलात जब सामने आई, क्या क्या मालूमात मिल सकी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और पिंकी के हवाले से हम आपको ये बताते चलें कि जो पिंकी से तहकीकात हुई थी और उसके बाद जब उससे एक लिस्ट शुरू में मिली थी जब ये गिरफ़्तार हुई थी,
और उस लिस्ट में तो बहुत सारे मोतबर नाम थे, और अब तो वो नाम जो है जो सियासी जमातों के लोगों के थे, अब सियासी जमातें खुद अपने लोगों के नाम भी लेना शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक खिताब किया था, उसमें उन्होंने अपने एक MPA जो हैं, सादिक नाम है उनका, उनका नाम लिया था कि उनका नाम भी पिंकी से मंशियात लेने वालों की लिस्ट में शामिल था। इस तरह से और बहुत सारे नाम थे जिनको अभी तक सरकारी सतह पर कोई ऑन नहीं किया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे रुकने कौमी असम्बली भी थे, सूबाई असम्बली भी थे, उसमें SSP लेवल के अफसरान भी थे सिंध पुलिस के। अब जो इसका मोबाइल फ़ोन सिंध पुलिस ने NCCIA को दिया था फॉरेंसिक के लिए, उसकी बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो रिपोर्ट थी वो तफ्तीशी अफसर को NCCIA ने फराहम कर दी है, और उसके मुताबिक जो है उसका जो फॉरेंसिक किया गया है उससे 100 GB से ज़ायद का जो डाटा था उसके मोबाइल में जो डिलीट कर दिया गया था, अब वो रिकवर किया गया है। और उस डाटा में 75,000 से ज़ायद जो हैं वो तस्वीर हैं मुख्तलिफ़ कस्टमर्स की, और वो तस्वीर भी हैं जिसमें वो मंशियात जहाँ रख के वो रखती थी, बताती थी लोगों को कि भाई फ़लाँ जगह मंशियात रख दी है, इस तरह की तस्वीरें हैं। जबकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स हैं, बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में है वो बैंक डिपॉजिट स्लिप, जिसमें बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उसके अंदर शामिल है कि कितना पैसा किस वक्त किस कहाँ पे गया, किसने दिया, उसमें भी सबके नाम उससे शामिल हैं, सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स हैं बहुत सारे। 13,000 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ़ लोगों के नंबर हैं और उनके राब्ते के जो ईमेल्स वगैरह या एड्रेसेस वगैरह हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब ये जो रिपोर्ट इनको दी गई है उसके बाद अब एक नया सिलसिला तफ्तीश का जो है वो शुरू हो गया है, और अभी उम्मीद ये की जा रही है कि अभी बहुत सारे नाम जो हैं इसमें सामने आएंगे। इसमें जो नई जो तहकीकात होगी, अगर हुकूमत चाहेगी तो, अगर हुकूमत संजीदगी दिखाए, हमने शुरू में भी कहा था कि अगर इस लानत को जड़ से ख़त्म करना है तो जो बहुत सारे जो बड़े जो अशराफियाँ हैं, जो सियासतदान हैं या पुलिस के आला अफसरान हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, तो उनके नाम जो है वो बिल्कुल मंजर आम पे आने चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए इस बात की, ताकि जब तक सज़ा नहीं होगी बिल्कुल आसिफ, ये नाम जो है वो सामने आने चाहिए और इनको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो नाम सामने आए हैं चालान के मुताबिक, पिंकी ने 2019 में जब अपने अकाउंट्स मुंजमद हुए तो उसके बाद दूसरी खवातीन साबरा और हुमैरा के नाम पर अकाउंट्स खोले। बैंकों ने इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस पर, स्टेट बैंक के देखा जाए तो KYC कवानीन के तहत एक्शन क्यों नहीं लिया इस मौके पर? क्या बैंकिंग अमला भी इसमें मुलव्वस हो सकता है? बिल्कुल, ये कोई इससे कतई नज़र नहीं है, बैंकिंग अमला भी इसमें मुलविस हो सकता है, क्योंकि अगर आप, एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप आपके अकाउंट में अगर 9 लाख रुपए या 8 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दे, कोई आपको पैसे दे दे किसी मद में, तो फ़ौरन आपको FBR से या FIA से फ़ोन आ जाएगा कि भाई ये पैसे जो हैं आपके पास क्यों आए हैं। या अगर आपने कोई बड़ी रकम अपने अकाउंट से खुद निकाल ली तो आपके पास फ़ौरन फ़ोन आ जाएगा कि भाई आपने ये रकम किस मद में निकाली है, क्या करने जा रहे हैं आपके। तो जब एक आम आदमी इस तरह से रकम नहीं निकाल सकता या जमा नहीं करा सकता, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर पहरेदारी होती है, तो फिर जब ये इस तरह की बड़ी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही थी, उस वक्त FBR किधर था, उस वक्त ये FIA कहाँ थी, या फिर ये बैंक को जो मॉनिटर करते हैं इदारे वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं देख रहे थे ये, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो लगातार हो रही थी और अब भी हो रही है, क्योंकि ये काम तो अभी भी जारी है। वो चाहे वो जेल में है पिंकी, लेकिन उसके जो दूसरे लोग हैं वो ये सारे काम अभी भी कर रहे हैं। तो ये तो उस पर नजर रखने वाली बात है, अगर संजीदगी हो सारे मामलात में। बिल्कुल आसिफ, संजीदगी, और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि दूसरे लोग अभी भी मुतहरिक हैं, और पुलिस ने जो 5 मुल्जिमान हुमैरा, साबरा, ऐना, एजाज और हमजा को मफरूर करार दिया है, तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है इनके हवाले से, और क्या ये मुल्जिमान मुल्क से फरार हो चुके हैं या अभी तक रूपोश हैं या अभी तक भी ये धंधा कर रहे हैं, इस हवाले से कोई पुलिस एक्टिव है और देख रही है? पुलिस देखें तहकीकात कर रही है, बैरून मुल्क फरार की तो कोई किसी किस्म की इत्तला नहीं है। हमारे मुल्क में ही बहुत, क्योंकि ये पिंकी भी इतने सालों से छुपी हुई थी, तो यकीनन वो भी कहीं ना कहीं रुपोश होंगे, और पुलिस वाले लगे हुए हैं और तमाम एजेंसियां भी लगी हुई हैं, एहसास इदारे भी लगे हुए हैं, तो यकीनन ये मुल्ज़िमान भी जब पिंकी हाथ आ गई है तो वो भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकेंगे और यकीनन कानून की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन असल मसला वही है कि जो इनके असल जो पीछे सहूलतकार हैं, जो बड़े नाम हैं, जो बड़े अफसरान हैं, जो सियासतदान हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। जो SSP को मुअत्तल किया था वो आज का सिर्फ मुअत्तल ही हैं, जो SHO गार्डन मुअत्तल हुए थे वो सिर्फ मुअत्तल ही हैं। हालांकि उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दिलवाया, उसमें भी एक मुबैना तौर पर बताया जा रहा था कि बहुत बड़ी रकम एक ली गई थी उसको प्रोटोकॉल देने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जो सरकारी अफसरान होते हैं उनको सिर्फ मुअत्तल कर दिया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, उनको गिरफ्तार करके कोई तहकीकात बाकायदा नहीं की जाती। तो उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए, इस तरह के लोगों को, उनकी तहकीकात की जानी चाहिए ताकि असल जो हकायक हैं वो सब सामने आ सकें। अच्छा आसिफ, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से पहले इन्फॉर्मेशन आ रही थी और जितनी सेंसिटिविटी थी इस केस के अंदर पिंकी के मामले में,
कि ये कोकेन की तैयारी भी थी, फिर इसकी सप्लाई भी थी, तो लगता ये था कि ये कोई बहुत बड़ी होलसेलर है जो कि बड़ी क्वांटिटी में जो है वो ड्रग जो है वो सप्लाई करती है। लेकिन अब जो डिटेल सामने आ रही, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लग ये रहा है कि जनाब वो रिटेलर है कि जिस तरह छोटे छोटे जो काम है वो किए जा रहे थे। तो लगता नहीं है कि इस केस को ज़रा थोड़ा सा इसकी सेंसिटिविटी को कम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जनाब जो मामलात हैं, जो केस है उसमें थोड़ी सी हाइप को कम किया जा सके किसी ना किसी वे में? देखें, हाइप को तो कम कर ही दिया है, क्योंकि जब कोई बड़ा मुलजिम होता है इतना हाई प्रोफाइल का, अगर वो पुलिस के पास तहकीकात के में रहता है, तफ्तीश में रहता है, तो उससे तफ्तीश बाकायदा होती रहती है और इंकशाफात सामने आते रहते हैं। लेकिन जब कोई भी मुलजिम जेल चला जाता है तो फिर वो तफ्तीश ऑटोमेटिकली बहुत ही स्लो हो जाती है, और जो तफ्तीश हो रही होती है उसी के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा होता है कि उस तफ्तीश को जो है आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं, कोई 22 के करीब मुकदमात हैं, 16 के मुकदमात जो हैं उसमें कत्ल के भी हैं, उसमें मंशियात फरोशी के भी हैं, इस तरह के बहुत सारे मुकदमात हैं और एक एक केस को लेके जो है पुलिस चल रही है। मसला यही है कि अब जेल के अंदर ये सारी एजेंसियां जाने का एक प्रोसेस होता है, पूरा वजारत दाखिला से इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर तफ्तीशी टीमें जेल में जाती हैं, तफ्तीश करती हैं। तो ये सारा लेंदी प्रोसेस हो गया है, इस वजह से ये सारा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मामला जो है थोड़ा सा इसको हल्का कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। और आईजी सिंध ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई पिंकी के बारे में आप लोग ज़्यादा वो जो है ना बात ना करें, उसको ऐसे ना पेश करें कि जैसे वो कोई मजलूम है। हालांकि किसी ने भी उसको मजलूम बना के पेश नहीं किया गया, क्योंकि वो एक ऐसा गंदा काम कर रही थी, मंशियात का एक नस्लें ख़राब होती हैं जिससे, तो वो इस तरह के काम में जो मुलव्विस है उसको किस तरह से कोई प्रमोट कर सकता है। लेकिन आईजी सिंध ने फिर भी ये कहा था कि ये जो एक हाइप है वो कम हुई है वाकई, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन सामने आ रही थी अब उस तरह से नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आसिफ आपके वक्त का भी, और वाकई ये बहुत ही हाई केस है और जिस तरह का ये घिनौना धंधा कर रही है उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है, और जितने भी मफरूर लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ये नेटवर्क है, ये तो जेल से बैठकर भी, जिस तरह से हमने मूवीज़ में भी देखा हुआ है कि ऐसे लोग तो जेल से बैठकर भी हर चीज़ कर ही रहे होते हैं, ऑपरेट कर ही रहे होते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क, और इस तरह के हजारों और नेटवर्क्स होंगे, कितनी हजारों और पिंकीज होंगी जिनको गिरफ्तार करना हमें अभी तक जो नजर आ रहा है कि मास्टरमाइंड के पीछे नहीं जाया जा रहा, बल्कि जो कारिंदे हैं उनके पीछे जाया जा रहा है। हाँ। जो बड़े लोग हैं जो कि हमारी नौजवान नस्ल के रगों के अंदर ये जहर उतार रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ छोटों की बलि दे के काम जो है वो चलाया जा रहा है। तो देखते हैं जनाब ये इन्वेस्टिगेशन क्या रुख इख्तियार करती है। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर खेल के मैदान से शामिल कर लेते हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों फुटबॉल शायकीन के लिए एक ऐसी तारीखी और नाकाबिले यकीन खबर है जिसे सुनकर आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। पूरे मुल्क में जी जोशो खरोश की लहर दौड़ चुकी है ये खबर सुनने के बाद भी, और जिन्होंने नहीं सुनी उनके साथ शेयर कर देते हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान, जिसकी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है, और फीफा रैंकिंग में 198वें नंबर पर होने की वजह से कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप के मरकज़ी स्टेज तक नहीं पहुंच सका। लेकिन अब तारीख बदल गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इराक की फुटबॉल टीम नॉर्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैदान में उतरी तो फुटबॉल की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ, और ये रिकॉर्ड किसी और का नहीं बल्कि हमारे अपने पाकिस्तानी नौजवान का है, अपने खून का है। जी हाँ, 23 साला बासलाहियत मिडफील्डर ज़िदान इकबाल इराक के स्क्वाड का हिस्सा हैं और फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में खेलने वाले पहले पाकिस्तानी नजात खिलाड़ी बन गए हैं। ज़िदान इकबाल मैनचेस्टर में पैदा हुए और उनकी वालिदा का ताल्लुक इराक से है, जबकि उनके वालिद पाकिस्तानी हैं। जब भी वो मैदान में उतरते हैं तो अपने दाएं जूते पर पाकिस्तान का और बाएं जूते पर इराक का परचम सजाकर अपनी रूट से मोहब्बत का इजहार करते हैं। दिलचस्प बात यह कि इराक की टीम 21 कठिन मैचेस का तवील तरीन क्वालिफाइंग सफर तय करके प्लेऑफ जीतकर 40 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली आखिरी टीम बनी है। इससे पहले देखें तो इराक ने 1986 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था जो मैक्सिको में हुआ था, और ये वर्ल्ड कप भी मैक्सिको की धरती पर हो रहा है। पाकिस्तान में फुटबॉल शायकीन दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तानी नजात ज़िदान इकबाल ग्राउंड पर नई तारीख रकम कर दें। तो जनाब हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं ज़िदान के लिए भी, और जिस तरह से वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो जनाब पाकिस्तान में भी उनके इस जज्बे को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, और बड़ी ही खुशआइन बात है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मौजूदा सोशल मीडिया पर व्यूज़, फॉलोअर्स की दौड़ और रातों रात ये जो शोहरत हासिल करने का चाम है किस हद तक जुनून बन चुका है, और ये किस तरह एक हंसते खेलते इंसान की जान ले सकता है, इसकी एक इंतहाई दिल दहला देने वाली और इबरतनाक मिसाल यमन से सामने आई। 30 साला नौजवान
अल-कका बिन अंतर, जिन्हें पूरी अरब दुनिया और इंटरनेट पर यमन का स्पाइडरमैन कहा जाता था, अपनी ज़िंदगी की आखिरी मुहिमजोई की वीडियो बनाते हुए एक गहरे और खामोश आतिशफ़शां के दहाने पर गिरकर हलाक हो गए। और वो किसी भी किस्म के हिफाजती सामान और रस्सियों के बगैर ही दुनिया की ख़तरनाक तरीन और सीधी चट्टानों पर चढ़ने की वीडियोस बनाते थे, और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी थे। और इस अलमनाक वाक़े के पीछे छुपी मौशी कहानी इससे भी ज़्यादा तकलीफदेह है। अल-कका बिन अंतर के करीबी दोस्तों के मुताबिक वो ये जानलेवा स्टंट सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि शदीद मौशी बहरान, गुर्बत और जंग ज़दा हालात से तंग आकर अपने बूढ़े वालिदैन और ख़ानदान का पेट पालने के लिए सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए करते थे। उनके लाखों मद्दाह यमनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि अल-कका के पास चट्टानों पर चढ़ने की जो गैर मामूली और कुदरती महारत थी, उसे रेस्क्यू सर्विसेज या माउंटेनिंग के शोबे में नौकरी देकर क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर उसे एक बाइज़्ज़त रोज़गार मिल जाता तो शायद चंद व्यूज़ के लिए आज एक कीमती जान ज़ाया ना होती। तो बात यही है कि जनाब, जब तक ऐसे लोग, ऐसा टैलेंट आपके पास, उनकी कदर नहीं करते, और फिर जनाब आप जाने के बाद बहुत सारे ऐलानात भी कर रहे होते हैं जो कि जाने वाले की किसी काम के और नहीं इसकी होता। दूसरी साइड पर उज़ैर एक सबक ये भी है कि स्टंट्स ना करें, और वो कहते हैं ना कि सिर्फ चंद व्यूज़ और फॉलोअर्स की खातिर लोग बहुत बहुत कुछ कर जाते हैं, जान की बाजी तक लगाने को तैयार हो जाते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, अव्वल तो हुकूमत को पहचानना चाहिए, आपकी स्टेट को मतलब अगर पहचानना उसने एक चाहिए, दो बार मौका कर देना दिया, चाहिए। परफॉर्म Yes, कर दिया है, तो हाँ। फिर हुकूमत को सहारा बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ये भी एक हमारे लिए सबक भी है कि खुदारा अपनी जानों की हिफाजत करें, व्यूज़ और फॉलोअर्स के नशे में या फेम के नशे में अपनी जान जो है दाव पर ना लगाएं, क्योंकि आप तो चले जाएंगे, आपने अपनी जान भी दाव पर लगा दी, जो आपके पीछे प्यारे हैं वो भी परेशान, आप खुद भी निढाल इस तरह की कोई ना कोई हरकत करते हैं तो आपके लिए भी बहुत नुकसानदेह। तो ज़रूर बचना चाहिए इस तरह के। बिल्कुल जी, ये पैगाम बड़ा ही ज़रूरी है, ख़ासतौर पर हमारे अपने मुल्क में, जहाँ पे हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैक्स के करीब टिकटॉक बन रहे हैं जनाब, और फिर गर्मियों का सीज़न है तो जनाब आप किसी दरिया में, नहर में छलांग लगा रहे हैं, तो वहाँ पर जनाब बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन रहे हैं, तो एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब अपने अगले सेगमेंट की जानिब। अगर आप सोना खरीदने का ख्याल रखते हैं, इरादा रखते हैं, तो शायद अब आपको अपना इरादा बदलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सराफा मार्केट में सोने की कीमतों को जैसे पर लगे हैं, एक ही दिन में हम देख रहे हैं कि जनाब फ़ी तोला सोना 10,800 रुपये महंगा हो गया है। और अब फी तोला सोना जो है वो 4,55,136 रुपए की मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी मंडी में स्पॉट गोल्ड और अमरीकी गोल्ड जो फीचर्स हम देख रहे हैं 2.5% तक बढ़ चुका है। और इस ज़लज़ले के ख़रीदारों और सरमायाकारों पर असरात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सराफा जूलर्स एंड जेम एसोसिएशन कासिम शिकारपुरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा क्या ये सारिफीन जो हैं, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ी दिल दहला देने वाली ख़बर है। इतना बड़ा इजाफा क्यों हुआ, क्या असरात हैं, और ये जो मुल्की मईशतें दाव पर लगी हैं, जंगी सूरत हाल है, ये क्या एक वजह है? में देखें, इस वक्त पहले तो आपने देखा था कि गोल्ड एकदम नीचे आ गया था, क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो रहे थे ईरान और अमेरिका के। लेकिन इसके बाद इनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए माशाल्लाह से, तो जिसकी वजह से गोल्ड अप हो गया और क्रूड ऑयल नीचे आ गया। तो ज्यों ज्यों इनके मुज़ाकरात में बेहतरी आती जाएगी और फ्राइडे को साइन हो जाएंगे, तो ये गोल्ड का रेट और अप हो जाएगा और क्रूड ऑयल और नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो ये वक्त है गोल्ड लेने का, खरीदने का वक्त है। जी जी। अच्छा, तो शिकारपुरी साहब, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आइडियल वक्त है जनाब सोना खरीदने का, क्योंकि जो ही ये मुआहदा हो गया तो फिर सोने की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। सर, ये अगर हम देखें तो मार्केट में जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है वो सेटल डाउन हो जाएगी, तो फिर तो उम्मीद की जा रही थी कि कीमतें स्टेबल हो जाएंगी, कोई कमी आ जाएगी और एक जगह रुक जाएंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये फ्राइडे को इनके सिग्नेचर साइन हो जाएंगे तो ये मार्केट और ऊपर निकल जाएगी। अच्छा, ये $200-300 ऊपर चली जाएगी। ये सैटरडे, जी जी, फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने से पहले अगर ये साइन हो गए तो सही सही, वरना फिर मंडे को
मंडे को, लेकिन ओके। मुझे लगता है फ्राइडे को मार्केट अप हो जाएगी। ओके, फ्राइडे को मार्केट अप हो जाएगी, तो अभी अभी टाइम है। लाइक आप ये सजेस्ट करें कि जिन्होंने गोल्ड खरीदना है वो खरीद लें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही टाइम है गोल्ड खरीदने का, क्योंकि गोल्ड 5,90,000 तक बढ़कर गया था पहले, जब टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, सही। यूएस ने, दुनिया वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड पे इसने टैरिफ लगा दिया था। ठीक है। तो गोल्ड एकदम से 5,90,000 तक गया था। हाँ हाँ। लेकिन इसके बाद इसने डिप मारी और वो आगे नीचे एकदम से 4,25,000 तक वो नीचे तो गया। कासिम साहब, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई 2-3 लाख पर तोला आएगा तो शायद खरीदेंगे। 4 लाख भी से ज्यादा जो है वो कीमत पर गोल्ड बिक रहा है। अभी तो आवाम की इतनी भी सकत नहीं है कि वो इस कीमत पर भी खरीद सके। देखिए, आवाम तो गोल्ड खरीद ही नहीं सकती जी, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है और गोल्ड का रेट इतना ऊपर है, तो लोग अपने घर के बिजली के बिल भरें या अपना घर चलाएं या गोल्ड खरीदें। आजकल तो लोग जो 22 कैरेट और 18 कैरेट और 22 कैरेट के जो लोग ऑफिसर्स हैं, अफसरान हैं, वही खरीद सकते हैं गोल्ड। आम आवाम, आम पब्लिक तो नहीं खरीद सकती, जिसे अफसरान ही खरीद सकते हैं, इनकी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तनख्वाह से नहीं खरीद सकते, आपने सही कहा शिकारपुरी साहब। और आवाम क्या, खवास के लिए भी खरीदना जो है वो गोल्ड मुश्किल हो चुका है। तो फिर क्या हम समझे, क्या मौजूदा जो मुल्की हालात हैं उसमें चांदी सोने के मुकाबले में ज़्यादा सिक्योर है और ज़्यादा बेहतर मुनाफा देने वाली सरमायाकारी साबित हो सकती है? उसकी रेट के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है आप? देखो, सिल्वर जो है ना, सिल्वर बड़ा लॉन्ग टाइम लेती है बढ़ने में। हमेशा तारीख गवाह इस बात की, मैं कम से कम 18 रुपए तोले से मैं देख रहा हूँ जी, और गोल्ड 240 रुपए तोले से मैं देख रहा हूँ। जब से मैंने फर्स्ट टाइम जब गोल्ड सेल किया तो 240 रुपए था जी। अच्छा। और फिर 92 में जब मैं था, उस वक्त मैंने 3,200 रुपए और 300 रुपए तोला बेचा है मैंने 92 में। जी जी। और इसके बाद गोल्ड बढ़ता ही गया, नीचे नहीं है। जिस तरह मेरी उम्र बढ़ती गई है, इस तरह गोल्ड भी बढ़ता गया। तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, बेटा आप यूं बड़े होते जाओगे, गोल्ड और ऊपर होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा ये। सही सही सही। तो कोई उम्र रिवर्स करने वाला, या कोई रास्ता निकालेंगे तो शायद गोल्ड की कीमत जो है वो रिवर्स हो सकती है। नहीं, उम्र अगर रिवर्स भी होगी तो गोल्ड रिवर्स नहीं होगा। अच्छा, गोल्ड यानी कि रिवर्स। सही। तो आप यानी कि एफबीआर चेयरमैन से यही बहस होती है, एफबीआर चेयरमैन से, जब भी मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो वो लोग जो है वो आज की कीमत से वो वैल्यूएशन लगाते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ, आपने पहले जब 1,90,000 का रेट था, उस हिसाब से पहले आपने 25 लाख रुपए की लिमिट रखी थी। मैंने बोला आज है गोल्ड का रेट 5 लाख रुपए, 4.5, अब तो 4.5 हो गया। तो उनको मैंने कहा आप दोबारा हम आएंगे तो गोल्ड का रेट 6 लाख रुपए होगा, क्योंकि आप 6 लाख से वैल्यूएशन लगाएंगे हमारे, हमें आप ना पाक रुपीस में ना लगाए, हमें तोलों में लगाए, क्योंकि गोल्ड का रेट तो बढ़ता ही जाएगा जो दिन गुजरते हैं। अच्छा कासिम साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं जुम्मे वाले दिन रेट बढ़ जाएगा, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा। बिल्कुल, अच्छा ऊपर जाएगा, यानी कि जुम्मे तक जिसने खरीदना है या सरमायाकारी करनी है वो कर ले, और जिसके पैसे इतवार को आने जिसको इतवार को आने फिर वो ऊंचे रेट में खरीदेगा मंडे को फिर वो लेगा ऊंचे रेट में। तो कासिम साहब आप देखें, आप बड़े यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि जुमे को जनाब जब मुआहदा हो रहा होगा स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पर कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी, पूरी दुनिया में जो है वो कीमतें सोने की बढ़, तो जो उससे पहले खरीद लें, ये ना हो कि बाद में डिप आ जाए फिर सारे कासिम साहब को तलाश कर रहे हैं। नहीं, हल्की फुल्की डिप अभी दोरा एक आध दिन में आ सकती है, हल्की फुल्की, मतलब कोई ज्यादा नहीं, तो वो उसके लिए चांस होगा कि वो उसको और थोड़ा नीचे मिल जाए, लेकिन जुम्मे तक, फ्राइडे तक मार्केट अप हो जाएगी। मैं आपको ठीक है, मार्केट अप हो जाएगी। चले ठीक है, 99%। अगर ट्रम्प साहब ने अपना चेंज नहीं किया, अगर टाइम रहा तो ये ठीक हो गया, करा देंगे, साइन हो गए तो, अगर साइन नहीं हुए तो फिर गारंटी नहीं। अच्छा कासिम साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं आम आवाम तो वाकई नहीं गोल्ड खरीद सकती और उनकी तो पहुंच से बाहर हो चुके हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तानी अवाम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं सोना ख़रीदते वक्त? क्या सोना जो है वो बिस्किट की फॉर्म में लेना चाहिए या जेवरात की शक्ल में लेना चाहिए? किस सूरत में सरमायाकारी दुरुस्त है? देखिए, जेवरात की शक्ल में अगर आप लेते हैं तो अगर गोल्ड का रेट बढ़ता भी है तो फिर भी आपको लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ज्वेलरी में तो आपको पता है वेस्टेज भी जाती है और मेकिंग भी लगती है,
लेकिन आप प्योर गोल्ड लें तो 24 कैरेट टीटी बार 10 तोले के जो टीटी बार आते हैं 10 तोले के बिस्किट वो खरीदारी करे, इन्वेस्टमेंट जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्वेस्टर, आम पब्लिक के लिए नहीं है, इन्वेस्टर के लिए है। आम पब्लिक अगर ज्वेलरी लेती है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा ना, वो तो भाव रेट बढ़ भी जाएगा तो उसको प्रेस्टीज भी और नगीने के और दूसरा ये मेकिंग वगैरह मिला के तो उसको कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि 10 तोले वाले जो पीस होते हैं या 5 तोले वाले जी या तोले वाले वो खरीदे, ठीक हो। बाकी ये ज्वेलरी वगैरह ना खरीदे, ज्वेलरी की फॉर्म में ना खरीदे, बिस्किट फॉर्म में खरीदना बेहतर है। बिल्कुल ठीक। कासिम साहब ये भी बता दें कि मुहर्रम उल हराम में और फिर सफ़र के महीने में हम देखते हैं कि ये 2 अयाम ऐसे होते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कि यहाँ पर शादियाँ नहीं होती, यहाँ हो भी तो बहुत कम होती हैं। तो क्या इन 2 महीनों में हम देखें तो डिमांड कम होने से कीमतें कुछ नीचे आएंगी या नहीं? नहीं, देखिए गोल्ड का रेट जो है ना इंटरनेशनल रेट पे चलता है जी। हमारे पाकिस्तान की डिमांड या सप्लाई पे नहीं होता है। ये इंटरनेशनल गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो यहाँ भी बढ़ते हैं। और दूसरा ये है कि अब वैसे भी जब शादियों का सीजन भी होता है तो कौन से ग्राहक आते हैं, कौन गोल्ड खरीदता है, आते भी हैं तो वो अपने घर से पुरानी ज्वेलरी लेके आते हैं और कहते हैं कि आधा तोला आपके पास से मिला दें या 10 ग्राम मिला दें, बाकी हमारे घर का है। तो अब आवाम कहाँ खरीद सकती है गोल्ड, नहीं खरीदती। अब पहले जैसा जमाना गया कि शादी होती थी तो 1-1 तोले की 10-10 चूड़ियां दे देते थे। वो जमाना अलग था जब 5,000 रुपए तोला और 3,000 रुपए तोला गोल्ड था। 50,000 रुपए तक 60,000 तक भी लोग लेते थे। सही, लेकिन अब कुव्वत खरीद नहीं है लोगों की। कुव्वतें खरीद नहीं है और पुराने ज़माने चले गए जब लोग बहुत बहुत गोल्ड खरीदा करते थे और शादियों में दिया करते थे। बहुत शुक्रिया कासिम साहब आपके वक्त का। और सबको पता तो चल चुका होगा कि जुम्मे तक का टाइम है इतनी सी डेडलाइन है, जल्दी जल्दी आप जाके खरीद ले अगर आपने गोल्ड में सरमायाकारी करनी है तो। और अगर आपके पास इतनी अमाउंट मौजूद है तो ज़रूर, और अगर नहीं है तो फिर रिस्क ना लें क्योंकि संडे और फिर मंडे को तो फिर हाई प्राइस पर गोल्ड मिलेगा। तो ये अब आपके ऊपर है। खौफ तो एक है ना कि ट्रम्प साहब अपना माइंड ना बदल ले। तो ये देख लें इंटरनेशनली जब चीज़ें सर्कुलेट हो रही होती हैं, जैसे अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा गोल्ड पर असरात होते हैं। तो ये अपना मत सोचें कि पाकिस्तान में डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई का कुछ इशू होता है, ऐसा कोई चले। ये तो सोने की कीमतें तो बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन दर्जा हरारत में बड़ी खुशगवार तब्दीली है, कुछ कमी हो रही है। तो जान लेते हैं कि जनाब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहने वाला है। तो ओवर टू यू महा। पहले मेरे ख्याल से इरफान वर्क वो ज्यादा बड़े एक्सपर्ट के पास चलते हैं वो ज्यादा एक्सपर्ट है, उनके पास चलते हैं क्योंकि उजैर ने कहा माहम बताए फौरन से मैं जान छुड़वाऊं। चले हम चलते हैं जी इरफान वर्क साहब की जानिब और उनसे जान लेते हैं कि मौसम में क्या क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि थोड़ी सूरज ने जो है वो आंखें दिखानी कम की हैं, तपिश में कमी आई है और गर्द आलूद हवाएं भी चल रही हैं, आंधी भी आ रही है, तूफान भी आ रहा है, बारिशें भी हो रही हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है? देखिए, शुक्रिया जनाब। इस तरह है कि ये वाला जो सिलसिला है, ये सिस्टम जो है अभी पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हो चुका है। इसने जो जनूबी इलाके हैं कुछ वहाँ पर बारिश की है, डीजी खान और इसके गिरदरवा में बारिश हुई है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ पर बारिश हुई है। अगले 2 से 3 रोज़ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मज़ीद बारिश करेगा। आज ख़ास तौर पे आज दोपहर को ये दोबारा डेवलप होगा। डीजी खान और इसके लिया, पखर, राजनपुर और इनके जितने भी गिरदनवा के इवन के मुल्तान में भी बारिश हो जाएगी। और इसके अलावा जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके होंगे, गुल्लू के इलाके, जोब और बारखान के इलाके, इनमें और जाफराबाद में भी जो है डेरा भुट्टी जो है वहाँ पर भी बारिश के चांसेस हैं। तो ये आज हो जाएगी और उसके बाद अगले 2 से 3 रोज़ जो होंगे इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पंजाब के इलाकों में आज करेगा, बलाई पंजाब के इलाके जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, गुजरात के इलाके होंगे। इसके अलावा हफ्जाबाद और फैसलाबाद के इलाके भी शामिल होंगे। इसके अलावा ओकाड़ा, साहिवाल तक भी इसकी जो है ना वो क्लाउड्स जाएंगे, आंधी भी आएगी और बाज़ इलाकों में बारिश, हल्की बारिश और बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश। इस दौरान जो होगा, जो बालाई इलाके होंगे, शुमाली इलाके जिनमें बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, कोहस्तान, दीर, स्वात, बडग्राम
पेशावर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बादल आएंगे और कहीं बारिश भी हो सकती है। मर्दान स्वाबी में भी बारिश है, अटक और खता अच्छा। पठवार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी इसी जी। दौरान में बाज़ इलाकों में हल्की और बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश हो जाएगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो इरफान साहब हमें बताइएगा कि में ये भी इसमें बारिश जी। जी जी ये बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? एक तो प्रेडिक्ट किया गया है 20 जून तक का, उसके बाद फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या दोबारा से जिस तरह से जून के आगाज में गर्मी थी, सूरज उसी तरह से आंखें दिखाएगा या मौसम जो है वो मुतदिल हो जाएगा? देखिए, अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्री मानसून में आप एंटर हो चुके हैं और ठीक है। इसमें अच्छा। ऐसा होता है कि जब बारिश होती है फिर तो मौसम ठीक है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत मौसम ठीक हो जाएगा क्योंकि कोल्ड विंड मिलेगी। लेकिन जैसे ही सूरज निकलेगा, तपश होगी, तो आपको हब्स की कैफियत महसूस होगी। तो आने वाले दिनों में आपको हब्स भी महसूस होगी। उसके बाद जब मानसून शुरू हो जाएगा तो मानसून में भी जो है ना वो हब्स की कैफियत रहेगी। इसलिए सही। टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इस्लामाबाद में कल 35 डिग्री सेंटीग्रेड था और जी। लाहौर में जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड गया कल। जबकि हब्स की कैफियत जो है ना वो मौजूद है, जिससे फील सही। लाइक टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। जी। सही। अच्छा इरफान साहब, कितनी बारिश रिकॉर्ड की जा सकेगी, और अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होनी हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, तो इदारों को कितना एक्टिव होने की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही वो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ये वाली सूरत हाल तो नहीं हो जाएगी? देखिए, अभी मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त इरेटिक टाइप की मानसून जो है ना होगी। ठीक है। इसमें ऐसा है कि आपको ड्राई डेज जो है ना वो ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि खुश्क दिन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, और बारिश अगर होगी तो वो थोड़े दिनों में, थोड़े वक्त में होगी। और ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास तकरीबन जो बालाई इलाके हैं यहाँ पर 700 से 800 मिलीमीटर तक जो एवरेज वैल्यू है बारिश की जो मानसून में होती है। ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लें, जब अगर डेज कम हो जाएंगे तो आपको ज्यादा शिद्दत के साथ दिनों में बारिश मिल सकती है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, ज्यादा बारिश मिल सकती है और हब्स भी जो बढ़ सकती है। प्री मानसून का आगाज हो चुका है। बहुत शुक्रिया इरफान वर्क साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि जनाब आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। वेलकम बैक ऑन द शो। और नाजरीन, मौजूदा डिजिटल दौर में स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हमारी ज़िंदगियों का लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना जो है, इसमें भी हमें फ़ोन ही चाहिए। लेकिन अब दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक इसके भयानक नताइज को भुगत भी रहे हैं और फिर कुछ ना कुछ कवानीन भी बना रहे हैं और इसके खिलाफ सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर कानूनी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये फैसला उन्होंने महज एक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नहीं बल्कि एक फ़िक्रमंद बाप के तौर पर किया ताकि बच्चों की ज़हनी सेहत को बचाया जा सके। बरतानवी हुकूमत की ऑफिशियल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून को वहाँ के 90% से ज़ायद वालिदैन की मुकम्मल तायद हासिल है, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद एल्गोरिथम्स बच्चों को ज़हनी मरीज बना रहे हैं। और अब जरा आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां माएँ अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने या फिर उन्हें खाना खिलाने के लिए फीडर के साथ ही मोबाइल फ़ोन हाथ में थमा देती हैं। क्या ऐसी पाबंदी पाकिस्तान में भी लगनी चाहिए? मोबाइल का मुतबादिल क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। माहिर नफ्सियात वजीहा जफर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वजीहा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, एक तरफ तो बरतानिया जो कि 16 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी लगा रहा है, पाकिस्तान में तो वालिदैन 1 साल के बच्चों को खुद यूट्यूब लगा कर देते हैं। तो क्या हम खुद अपने हाथों से अपनी अगली नस्ल को जहनी माजूर नहीं बना रहे? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक चीज़ की इस टॉपिक पे बहुत टीवी चैनल जो हर जगह बात होती है, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन अब होने लग गया है। पहले तो चले पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी, अब तो पेरेंट्स को अवेयरनेस भी है, वो देख भी रहे हैं, लेकिन उनकी एक लापरवाही की स्टेज है ये। सो उस लापरवाही की वजह से बच्चों की इतने मसले क्लिनिक में रिपोर्ट हो रहे हैं, और वो रिपोर्ट होने की मेन वजह ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल कर दिया जाता है। और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 साल का बच्चा भी स्क्रोलिंग कर रहा है। ऑनेस्टली हम आप लोगों ने भी देखा होगा, ये मैं ऑडियंस से भी कहूंगी कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं या किसी के घर चले जाएं तो बच्चे को चुप कराने का
एक ही तरीका पेरेंट्स को आता है, तो पेरेंटिंग स्किल्स ही अपडेटेड नहीं रही हैं, राइट? जबकि आजकल हमारे पास अवेयरनेस का दौर है, नॉलेज का दौर है, हमारे पास एक्सपीरियंस जो है वो प्रोफेशनल्स भी हैं, बट हम क्या चूज करते हैं जो हमारे लिए लीस्ट आसान चीज हो। तो दो चीजें हैं, एक डाइट और एक स्क्रीन, ये बच्चों की सेहत को तबाह कर रही हैं चीजें, ये दोनों लापरवाहियां। और इसमें क्या लापरवाही की वजह से क्या नुकसानात आ रहे हैं? छोटे बच्चों में स्पीच के इश्यूज आ रहे हैं, फोकस के इश्यूज आ रहे हैं, मिजाज में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन बच्चों में, रोना बहुत ज्यादा। एक और चीज, बच्चों में पेशेंस की कमी हो गई है, क्योंकि उनको जब हम स्क्रीन देते हैं और जब स्क्रीन एकदम रिमूव कर लेते हैं तो बच्चा रेबिलियस, वहीं से रेबिलियस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो जब वो रोता है, चीखता है, तो वही पेरेंट उसको वो चीज वापस दे देते हैं। तो किस तरह से लेना है, कितना देना है, ये बहुत सारी चीजें जो बहुत मैटर करती हैं, जो पेरेंटिंग में इग्नोर हो रही है। बिल्कुल इग्नोर हो रही है। अच्छा वजिया, हम देखते हैं बतौर मुआशरा हमारी अब ट्रेनिंग शायद बहुत मटीरियलिस्टिक अप्रोच वाली हो रही है, हमें पैसा फैसिनेट करता है, और जब वालिदैन ही इम्प्रेस होंगे रजब भट्ट या फलाना यूट्यूबर जैसे लोगों से, तो वो फिर पैसे की खातिर भी हम देखते हैं जितना हाइप और जितना फेम मिल जाता है, जितना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, तो हर वालिदैन की भी अब यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा भी यूट्यूबर बन जाए, इतने पैसे कमा ले, तो वो बचपन से ही लत लग जाती है। और अब तो कुछ छोटे छोटे बच्चों के भी यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब स्टार्स हैं वो, तो फिर कैसे बचाया जा सकता है? जाहिर सी बात है एक माइंडसेट ही इस तरह का डेवलप हो रहा है। यही कि मॉरल वैल्यूज की बहुत कमी हो रही है। मॉरल वैल्यूज बच्चों में खत्म हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रोल मॉडल ही नहीं है। जो रोल मॉडल है, हम अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसी बातों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। हम उन्हीं अजीब सी टिकटॉक वीडियोस में या यूट्यूब की वीडियोस में हम पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, राइट, कि वो उन बच्चों की बाउंड्री सेटिंग करने की बजाय वही मॉरल वैल्यूज जो पेरेंट्स को रोल मॉडल के तौर पे करना, उसी के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं। सो ये चीजें हमारी इखलाकियात को बहुत हद तक खत्म कर रही हैं, और हमारे गलत और सही और गलत को समझने की जो एक सलाहियत है वो खत्म कर रही है। क्योंकि देखिए जनरेशन तो वो जो उनको तो उनके लिए तो हमें राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, राइट, डिफाइन करना है उसको, लेकिन उनको जब रोल मॉडल्स नहीं मिलेंगे और उल्टा जो रोल मॉडल्स होने वही उन चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर बद इखलाकी जो है या इखलाकियात से घिरी हुई चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत आम होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने अक्सर चैनल्स पे, अक्सर यूट्यूब पे, जगहों पे देखा है कि जब इनकी इस चीज के ऊपर जब बात की जाती है तो उस पे इस तरह के लोग ज्यादा उस खिलाफ आवाज उठाते हैं कि नहीं, ये दौर है, इस पे चीजें फॉलो करनी चाहिए, ट्रेंड्स हैं, तो प्लीज इस तरह इसकी इन चीजों के ऊपर ज्यादा आवाज उठाएं। प्रोफेशनल से भी रिक्वेस्ट है कि वो बात करें ताकि मॉरल वैल्यू से हम पीछे नहीं जाएं। ट्रेंड्स के चक्कर में आप अपना मेंटल पीस जो है उसको तो कुर्बान ना करें एटलीस्ट। और हम देखते भी हैं वजिया, जिस तरह से बात हो रही थी, ये तो आपने सोशल ईवल जो है उसकी बात की है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो घर में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को चुप कराने के लिए भी मोबाइल फ़ोन दे रहे होते हैं। मतलब सूदर वालों का तो काम बंद हो गया ना, जो बनाने वाले थे। पहले तो हम देखते थे कि वो इस तरह की चीज़ें दी जाती थी बच्चों को, लेकिन अब क्या तरीक़ेकार है कि अगर बच्चा ज़िद कर रहा है, रो रहा है, आपने उससे ले लिया फ़ोन वगैरह या टैबलेट, तो रीइंफोर्स के क्या तरीक़ेकार होने चाहिए जो कि वालिदैन को पता होने चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यही मेन क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कि पहली चीज पेरेंट्स को अपने बच्चों का पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलता है? जब उनके साथ वक्त गुजारते हैं, जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। सो पहली चीज, आप बच्चे के साथ एक्टिविटीज करें। जब बच्चा छोटी सी एज में बच्चे के साथ आप इन्वॉल्वमेंट और बॉन्डिंग स्टार्ट करें। होता क्या है कि पेरेंट्स बस ये नहीं करना, ये चीजें ले लेते हैं, ऐसे करना, बस रूल करते रहते हैं, तो बच्चे को उनको ना कहने की आदत होगी होती है, तो वो रेनफोर्स जो बिहेवियर होता है वो नेगेटिव वो हो चुका होता है कि ना को किस तरह रेबल करना है। तो पहली चीज, आप बच्चे को रोक टोक हर वक्त घर में बेजा मत करें। दूसरी चीज, घर को जरा चाइल्ड फ्रेंडली बनाए। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो चाइल्ड फ्रेंडली बनाए। वो किस तरह से? एज अप्रोप्रिएट, अगर छोटा बच्चा है तो कोशिश करें कि घर में तोड़ने वाली चीजें कम हो और बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा रखें। बच्चे बड़े हैं तो कोशिश ये करें कि रूल्स और रेगुलेशंस रखें घर में, कि अगर वीडियो गेम खेलनी है तो उसकी ये टाइमलाइन है। थर्ड, खुद भी मोबाइल का यूज और स्क्रोलिंग वगैरह कम करें। फोर्थ, घर में कोशिश ये करें कि ऑल द टाइम, ऑल द टाइम तो मुश्किल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा माहौल रखें कि बच्चा घर में खुद एंजॉय करे। लाइक फॉर एग्जांपल, अक्सर बच्चों को किचन में अगर मदर के साथ काम कराना है तो मदर बाहर निकाल देंगी, राइट, कि नहीं गंद मचा रहे हो, मेस कर रहे हो। तो बच्चा अगर आपके साथ कोई एक्टिविटी करना चाह रहा है या बच्चा फादर के साथ कहीं बाहर जाना चाह रहा है तो उसको प्रमोट करें। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, बच्चों को एक्टिविटीज चाहिए
वो कोई भी एज का हो, राइट? आप जब बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन से उनका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। मैंने क्लिनिक में कितने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में जब से लगाया, वो घर में बैठ के बोर होते हैं टीवी के आगे कि ये क्या है, राइट? लेकिन अगर वो बचपन से बस एक स्क्रीन के आगे बैठने के आदी हैं तो उन्हें फिजिकल एक्टिविटी जल्दी थकाती है और वो उससे बोर होते हैं। तो आप बचपन से ही बच्चों को स्विमिंग या प्लेग्राउंड और ये वो चीजें जिनके लिए पेरेंट्स को टाइम निकालना है, अक्सर पेरेंट्स से मेंशन करते हैं कि टाइम की बहुत कमी है, और आपने भी जैसे कहा कि मटेरियलिस्टिक बहुत हो गए हैं, अच्छे स्कूल्स में भेजें, अच्छी चीजें दें, तो उससे क्या हो रहा है कि पेरेंटिंग का गोल भी देखें क्या सेट हो रहा है, इसीलिए बच्चे भी बहुत पीछे जा रहे हैं। तो आप ये जो मैंने 5 चीजें बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप फॉलो करके अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, अच्छी पेरेंटिंग की तरफ जाएंगे तो आपका बच्चा जो है वो हेल्दी ग्रो करेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई हम देखते हैं बतौर हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज होती जा रही हैं, और वैसे भी हम मोबाइल के बहुत ज़्यादा उज़ैर एडिक्ट होते जा रहे हैं। और पहले तो चलो कोई जॉब होती थी ना कि आपने 8 आवर्स की जॉब कर ली है, दैट्स इट, उसके बाद आप रिलैक्स हो। अब तो 24-24 घंटे एक जॉब चल रही है, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग चल रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, लोग जाग रहे हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लाइक एवरीवेयर। मतलब हमारी ज़िंदगी में मोबाइल ऐसे है कि जैसे साथ एक साथी नहीं होता जो चलना ही चलना है, और बतौर स्पाई भी काम कर रहा है। और आपकी मेमोरी जो है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती जा रही है। आपने अगर नतीजा निकालना है, कोई कैलकुलेशन करके आपने देखना ही है कि जनाब आप इससे क्या हासिल कर रहे हैं, तो आप रात को 2-4 घंटे रील्स देख लें, सुबह उठ के आप याद करने की कोशिश करें कि आपने 3 रील्स कौन सी देखी थी। आपको याद ही नहीं होगा कि जनाब आपने कौन सी देखी है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और आप खुद भी ये ऑब्जर्व करते होंगे कि जनाब जब आप बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, बेशक आप लेट के बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जनाब आप लेट के देख रहे हैं, लेकिन आपको बिला वजह थकावट हो रही होगी, आपका जहन भी थक रहा होगा। तो आप सोचें कि अगर हम पे ये बीत रही है तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और उज़ैर, जिस तरह से हम देखें जितनी बीमारियां नौजवानों में, बच्चों में आ गई हैं, और हम अपने बुजुर्गों को बातें करते हैं, आपने देखा ही क्या, आपने किया ही क्या है, लेकिन उनकी सेहतें माशाल्लाह इतनी अच्छी होती हैं, हमसे ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल उनका है, दौड़े लगा रहे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे या नौजवान देख लें, बस सोफे पे लेटे रहना है, और तो भी वीक हैं, मतलब सारा दिन रेस्ट करके भी आप वीक फील कर रहे हैं। ये हमारे सेहत के मसाइल हैं। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जी हमारी तो हेल्थ अच्छी नहीं हो रही, हम हेल्दी नहीं हो रहे। तो अपना लाइफस्टाइल अपना बेहतर करें, अपनी डाइट बेहतर करें, और मोबाइल या स्क्रीन टाइम को खुदारा थोड़ा कम करेंगे तो ज़िंदगी में कोई बेहतर असरात आएंगे। टाइम से सोएं, टाइम से खाएं, और मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। ये हमारा भी मशवरा है। अगर हुकूमत इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना रही है, दीगर ममालिक बना रहे हैं, उन्होंने हमें एडिक्ट कर दिया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, अब वो हटना शुरू हो गए और पाकिस्तानी अवाम मोबाइलों के पीछे लगी है। तो टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, हेल्दी इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत है तब करें, अदरवाइज जो चीजें जो एक्टिविटी करें उनको सोशलाइज ज्यादा करें लोगों के साथ। तो जनाब यही हमारा मैसेज है। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, नए इस्लामी हिजरी साल के आगाज़ के मुबारक और पुरनौर मौके पर 1 मुहर्रमुल हराम को खाना काबा का खिलाफ यानी कस्बा तब्दील करने की इंतहाई पुरवकार, ईमान अफरोज़ और सहर अंगेज़ तकरीब मक्का मुकरमा में मुनक्किद की गई। माजी में कई दहाइयों तक खिलाफ काबा की तब्दीली की ये तकरीब 9 ज़िलहज को यौम अरफा के मौके पर हुआ करती थी, जब तमाम हुजाजे कराम मैदान अरफात में मौजूद होते थे। लेकिन साल 2022 में खादिम हरमैन शरीफैन के शाही हुक्मनामे के तहत सदियों पुरानी रिवायत को तब्दील करके नए साल के पहले दिन यानी 1 मुहर्रमुल हराम से मंसूब कर दिया गया है। और अब हर साल इशा की नमाज के बाद इस मुकद्दस अमल का आगाज़ किया जाता है। वाह, ज़बरदस्त। और अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें भी ज़ियारत नसीब करे, और जितने भी मुसलमान जो हसरत रखते हैं और बहुत हसरत रखते हैं जी इस मुबारक सफ़र की, तो उनको भी ये नसीब हो। आमीन आमीन। और जहाँ दुनिया भर में नए ईस्वी साल का इस्तकबाल हम देखते हैं गाने बजाने, आतिशबाजी और तफरीही मेलों से किया जाता है, वहीं इस्लामी हिजरी साल का आगाज़ हमें एक बहुत बड़ी और लाजवाल कुर्बानी, अखुवत, हिजरत मदीना की अजीम तारीख और सबसे बढ़कर खुद एहतसाबी का दर्स देता है। दुनिया के बेशतर इस्लामी ममालिक में इस्लामी कैलेंडर के नए हिजरी साल 1448 का बाकायदा आगाज़ हो चुका। ये वो मुकद्दस महीना है जिसकी बुनियाद ही अदल, सच्चाई और बातिल के सामने सर ना झुकाने के
अज़्म पर रखी गई। बिल्कुल उज़ैर, और कुरान मजीद की सूरह तौबा में जिन 4 हुर्मत और एहतराम वाले महीनों का वाज़ेह ज़िक्र आया, उनमें मुहर्रमुल हराम को एक ख़ास और अफजल मकाम हासिल है। और ये पूरा महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों, बरकतों और गुनाहों से दूरी का महीना है, जो हमें ये मौका फ़राहम करता है नाज़रीन कि हम अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की गलतियों पर गौर करें और अपने इस्लाह नफ्स का जो अज़्म है वो करें। इस मुबारक महीने की असल फजीलत पर तफसीली रोशनी डालने के लिए आज हमने दावत दी है मुमताज़ मजहबी मुफ्ती बहराम शाही साहब। उनसे इस महीने की फजीलत जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, इस महीने की बरकतों और फजीलतों के हवाले से पहले तो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला शक व शुबा इस्लामी साल का आगाज़ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ मंसूब है, मनक़ूल है कि उसका मफ़हूम यही है, ए अल्लाह, ये जो नया चाँद आ रहा है इसको हमारे लिए अमन का ज़रिया बना। यानी कि जब भी ये तारीख़ चेंज हो रही है, नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, अमन और अमान की दुआ मांगी जा रही है। ये दुआ ही हमें बता रही है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी, इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी के 4 दिन से इसको ताबीर किया जाता है। तो हमने इसके अंदर अमन व अमान की सिर्फ दुआएं नहीं करनी, उसका एहतमाम भी करना है। इंसान आतिश गिर मादा बना रहे और वो अमन की दुआएं करता रहे तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा, दुआएं कबूल नहीं होंगी। और ये हुर्मत वाला महीना, जिस तरह आपने भी कहा, हुर्मत वाले महीने का मतलब है इन 4 महीनों के अहकाम अलग हैं। 3 महीने तो इकट्ठे आ गए, ज़ुकात, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब इनसे अलग है। हुर्मत वालों का ताल्लुक़ ये है कि इन 4 महीनों के अंदर कोई बंदा ख़ुद से जंग का आगाज़ नहीं कर सकता। सही। और ये जंग उससे बात हो रही है जो स्टेट दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, उनसे भी अगर आगाज़ करना है तो इन दिनों में नहीं करना। ये अल्लाह के यहाँ इतना मकाम रखते हैं। लेकिन अगर किसी ने आगाज़ किया तो दिफाई कार्रवाई भरपूर की जाएगी। अब जो जंग जायज़ है, उस जायज़ जंग को भी इन दिनों में शुरू करने की इजाज़त नहीं है, तो वो लड़ाइयाँ जो हैं ही हराम, वो मामलात जो वैसे ही हराम हैं। अगर हम मुहर्रम शुरू होते सबीलें भी लगा लें, न्याज भी दे दें, लंगर भी दे दें, लेकिन जो अना का मसला था वो वैसे का वैसा ही है। और जो किसी की ज़िंदगी छीनने पर हम तुले थे आज भी वैसे ही हैं। तो फिर हम देखें ना, फिर इसका मतलब ये है कि हमने उसके फ़लसफ़े को नहीं समझा। शायर मशरिक़ मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 2 लफ्ज़ों में बात की। आप कहते हैं हरम की जो दास्तान है ना जी, वो सिर्फ इतनी सी है, गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हज़, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। एक महीना ख़त्म हो रहा है कुर्बानी पे, दूसरा महीना शुरू हो रहा है कुर्बानी से शुरू हो रहा है। और यहीं पर ही ये कुर्बान कर देना, तरजीह देना, ईसार करना, किसी को बेहतर समझना, अपने आप को किसी से कम समझना और किसी को तरजीह देना, यही चीज़ यहीं से शुरू होता है। आज देखे ना, आज हम किसी को कुर्सी देने पर तैयार नहीं है जी। अपनी ज़ाती मनसब की बात नहीं कर रहा मैं। अगर कोई कहीं पहुंच गया तो वहाँ से वो उठ के जा रहा है तो अपना सामान रख के जा रहा है, कहीं कोई आके बैठ ना जाए। मस्जिदों की सफ़ों में टोपियां रख जाते हैं। वो एक वक्त और था कि एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद और अयाज, आज महमूद अलग हैं और अयाज अलग, लड़ाई हो जाती। इवन तो नमाज जुमा के लिए आप किसी अपने मुलाजिम को आपने बिठाया होता है, ऐसे बाद में पता चलता है कि साहब खुद आए हैं तो वो वहाँ पे पहली सफ में जा रहे हैं और फिर मुलाजिम था। बिल्कुल इसी तरह ही है। और इससे बढ़कर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिनको अगर बयान करें तो इंसान को इंतहाई शर्मिंदगी का सामना होता है कि अखलाकी तौर पर हम इतने गिर चुके हैं। तो हम दिन मना रहे हैं, याम मना रहे। देखें ना, पुराने सालों को देखें, इस दफ़ा देखें तो हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, मखलूक की खिदमत भी बढ़ रही है, लेकिन हम पस्ती में जा रहे हैं तरक्की की तरफ जाने की बजाय। वो वजह क्या है? वजह ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो अल्लाह की इताअत में नहीं कर रहे। वो हम अपने नफ्स की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊं, लोग कहें जनाब क्या बात है। और एक बंदा इस साल मिसाल के तौर पे पिछले साल 10 दिन उसने सबील लगाई, इस दफ़ा वो परेशान अभी नहीं लगाई तो लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब है उसने लोगों के लिए काम किया, अल्लाह की रज़ा के लिए काम नहीं किया। तो हमने इस्लामी साल का आगाज़ है, इस्लामी साल का आगाज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक करें। और ख़ुसूसन मुहर्रम का महीना तो वैसे ही जब से हज़रत इंसान की तारीख़ है ना, तब से मुहर्रम का महीना बड़ी अज़मतों वाला। इस महीने में अल्लाह पाक ने बड़े इनाम और एहसान अता फरमाए। बनी इसराइल को इसी महीने में फ़िरौन से नजात मिली। इसी महीने में फ़िरौन जो है वो डूबा था, हज़रत मूसा फ़तहयाब हुए थे। और इस महीने को और काफ़ी सारी अज़मतें जो हैं वो हासिल हैं, अंबियाए किराम से मंसूब हैं।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता लगा मदीना में हिजरत करके आए, देखा कि यहूद जो हैं वो मुहर्रम के रोज़ों का अहतमाम करते हैं, खुसूसन अशूरा के रोज़े का। और वजह क्या है कि अल्लाह ने हज़रत मूसा पर मेहरबानी की और दीगर मज़हब वाले भी करते हैं कि उनके नबियों पर इनाम हुआ। तो अब फरमाने लगे हमारा ताल्लुक उनसे ज़्यादा है, हम भी एहतमाम करेंगे, लेकिन हम उनकी मुखालफत करेंगे, साथ एक दिन का रोज़ा और मिलाएंगे। कोई काम करना है उसमें उसकी मुखालफत करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दोस्त नहीं है। और हम क्या करते हैं, नेकी के कामों में शैतान की इत्तिबा कर रहे होते हैं, शैतान को भी राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और उधर से हम कह रहे हैं कि हम रहमान के बंदे भी हैं। हरगिज़ इस तरह से नहीं हो सकता। इंसान सजदे में झुका हो और दिल में उसके कोई बुत हो तो फिर वो सजदा किसको कर रहा है। बड़ा ही हुर्मत वाला, फजीलत वाला महीना है जिसके बारे में आपने बड़ी खूबसूरती से बयान भी फरमाया। ये बताइएगा इस महीने के अंदर कौन से मसनून अमाल हैं, दुआएं हैं, इबादत हैं जो आपको करनी चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो ये तसव्वुर हमारा क्लियर होना चाहिए। हम समझते हैं कि इबादत का ताल्लुक सिर्फ रखते पढ़ने से है या रोज़ा रखने से। इबादत का माना बड़ा वसी है। इबादत का माना क्या? बंदगी करना। और हमारी कोई भी इबादत हो, बंदा सो रहा है ना, सोया हुआ है, वो भी इबादत हो सकती है, दुरुस्त, अगर उसकी नीयत अच्छी है। भी मैं सुबह उठूंगा, फजर पढ़ने के लिए जाऊंगा, या मैं सुबह उठ के लोगों की खिदमत करूंगा, तो सोना भी उसका इबादत है। हम समझते हैं भी 24 घंटे हैं दिन में। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इंसान की तख्लीक का मकसद ही इबादत है। अब 24 घंटों में नमाजों का वक्त निकालने अगर इकट्ठा करें तो 20-30 मिनट नहीं बनते, तो बाकी के 23-23.5 घंटे किस काम के लिए? अय्याशी के लिए नहीं, वही इबादत है। नमाज एहतिसाब करना जरूरी है। लास्टली ये बता दीजिएगा, इस महीने से ख़ास तौर पर हम बहुत सारी बिद्दत जो है वो जोड़ देते हैं, मनगढ़ंत रिवायात जोड़ देते हैं, जिससे यार रंग पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या शादी नहीं कर सकते, इस हवाले से भी थोड़ा गाइड करें। देखिए, जब तक हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से दूर रहेंगे ना और अपने नफ्स की पैरवी करेंगे तो बिलाशुबा हम बिदात में, खुराफात में पड़ते रहेंगे। ठीक है, हम असल में मसला पता क्या है, हम किसी हस्ती का, किसी चीज़ का जिक्र तो करते हैं बड़े जोश व जज्बे से। आज देखे ना, इंसान ये भी गवारा कर लेगा, मिसाल के तौर पे असीरान करबला की याद में खुद जंजीरें पहननी है, उसने अपने आप को पाबंदे सलासिल कर लिया, लेकिन क्या वो इस बात पर आमादा है उनकी याद में उनका कोई किरदार अपना सके? हमने जिक्र भी करना है, लेकिन उसके साथ फिक्र को इम्पोर्टेंस देनी है, अहमियत देनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत सबसे पहले उसके मुताबिक देखें, ज़िंदगी गुजारें, बसर करें, सारे मामला जो हैं वो इंसान करे। और जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोल मॉडल नहीं बनाएगा तब तक वो कभी उसने ट्रैप किया उधर चला गया, उसने खींचा तो उधर चला गया, वो भटकता रहेगा, उसको कोई हिदायत जो है वो नहीं मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात जो है वो रोल मॉडल होनी चाहिए। मुहर्रम के दिन है, इबादत करें, नमाज भी है, रोज़ा भी है, मुहर्रम के रोज़े भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी इबादत क्या है? इंसान का हुस्न अखलाक। इंसान की पहचान कभी भी नमाज और रोज़े से नहीं होती, बंदे की पहचान उसके मामलात से होती है। बिल्कुल ठीक है। इंसान ये नहीं देखा जाता कि माथे पर मेहराब है कि नहीं। वक्त की किल्लत है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल हम ये भी करते हैं कि कुछ जो महीने होते हैं वो हम फिरकों से जोड़ देते हैं, जैसे रबीउल अव्वल का महीना है तो सुन्नियों का महीना है, मुहर्रम उल हराम है तो शियों का महीना है। ये महीनों को जोड़ना और फिरका वारियत में बट के फजीलत से महरूम रह जाना, देखिए ये छोटी सोच की अक्कासी करती है चीज़। ये इंतहाई छोटी सोच है, जो बिल्कुल छोटी सोच के हामिल हैं वो ऐसा करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, जिस आयत का आपने रेफरेंस दिया सूरह तौबा का, उसमें अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह का महीना है। महीने सारे अल्लाह के हैं, अल्लाह के हैं, बिल्कुल सब अल्लाह के, लेकिन इसको खास अल्लाह ताला फरमा रहा है, या दीगर हुर्मत वाले महीनों को अल्लाह अपना महीना फरमा रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये जाहिर अल्लाह बेहतर जानता है ना कि आगे चल के क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो ये कहने की बजाय ये उसका या मेरा ये उसका, ये अल्लाह का महीना। अल्लामा इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात की कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। तो हमने इस चीज़ पे जोर दिया, इसी चीज़ पे गौर करना है और इसी पर आपने जनाब फिक्र भी करनी है और अपना एहतसाब भी करना है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मैं ना बचपन से ये शेर पढ़ती आई हूँ, छोड़ दो ये फिरके तुम्हारे हैं, हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। जब ये महीना आता था ना, ज़रूर मैं कोट करती थी। तो बिल्कुल हर महीने की अपनी अपनी फजीलत है, उसकी इबादत हैं, और अपने अखलाक में तब्दीली लाएं, हुस्न अखलाक रखें, और ये जो प्याले आप बांट रहे होते हैं, सबीले बांटे, दिल का प्याला साफ करें। आपके तर्ज अमल से लोगों को फायदा पहुंचे। जनाब इजाजत दीजिए, आज के प्रोग्राम से कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।